हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू फैला रही थीं। शहर की सड़कों पर गाड़ियां पानी में लहरें बनाती दौड़ रही थी। लेकिन एक लड़की, अनाया, अपनी छतरी को कस के पकड़े, भीगी साड़ी में, ठंडी हवा से कांपती हुई बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, होठों पर सख्त चुप्पी और हाथ में एक चिट्ठी। चिट्ठी जो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसी वक्त एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और एक गहरी ठंडी आवाज आई, बैठो अंदर वरना पछताओगी। अनाया ने पलटकर देखा। आर्यन मल्होत्रा, शहर का सबसे अमीर, खतरनाक और रहस्यमय आदमी, काले सूट में, तेज नजरों वाला, जैसे किसी की रूह पढ़ ले। अनाया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आर्यन ने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर निकला और कुछ ही सेकंड में उसके सामने था। उसने अनाया की कलाई पकड़ ली जैसे वो उसकी ही चीज हो। तुम भूल रही हो अनाया, तुम्हारा नाम अब मेरी सांसों में लिखा है। अनाया ने झटके से हाथ छुड़ाया। मैं किसी की जायदाद नहीं हूं। आयन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में एक खतरनाक सन्नाटा था। अच्छा, तो फिर ये चिट्ठी मेरी जेब में कैसे आई? अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उस चिट्ठी में उसका सबसे बड़ा राज लिखा था। बारिश और तेज होगी, लेकिन अब उसके दिल की धड़कनें उससे भी तेज थीं। बारिश की आवाज अब गाड़ियों के हॉर्न और भीड़ की चिल्लाहट को भी दबा रही थी। अनाया का दिल धड़क रहा था। उसकी नजरें उस चिट्ठी पर टिक गईं जो आर्यन के हाथ में थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई? उसकी आवाज कांपी। आर्यन उसके करीब झुकाया, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें अनाया के गाल को छू गईं। वो रात याद है तुम्हें? 3 साल पहले, होटल ब्लू ऑर्किड में। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम वहां थे? आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसकी आंखें गहरी और दर्द से भरी थीं। मैं सिर्फ था नहीं, मैं ही वो वजह था जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। अनाया का गला सूख गया। उस रात का नाम आते ही उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। वो रात जब सब कुछ अंधेरे में खो गया था, जब उसके भरोसे का कत्ल हुआ था। उसके कानों में अब भी गूंजता था शराब के गिलास की खनक, म्यूजिक की आवाज और फिर सन्नाटा। अगली सुबह वो जागी तो अपने साथ एक ऐसा सच पाया जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे मजबूर किया कि वो उसकी आंखों में देखे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये चिट्ठी किसने लिखी? अनाया ने चिट्ठी छीनने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके हाथ उसके कंधों पर कस गए। तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा नहीं है अनाया, वो अब मेरा है, और मैं उसे दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की। बारिश में भीगी सड़क के बीचों बीच एक लड़की और एक आदमी दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन शायद ये लड़ाई अब मोहब्बत और नफरत के बीच की जंग में बदलने वाली थी। आर्यन ने उसके कान में धीमे से कहा, याद रखना, अगली बार तुम भागोगी तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूंगा, हमेशा के लिए। अनाया ने उसकी आंखों में झांका और उसे डर नहीं बल्कि कहीं बहुत गहराई में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। 3 साल पहले शहर की सबसे आलीशान बिल्डिंग में बना होटल ब्लू ऑर्किड नियॉन लाइट से चमकता, सर्द रात में भी अंदर का माहौल गर्म और मदहोश करने वाला था। उस रात अनाया वहां आई थी अपनी कॉलेज फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में, लाल ऑफ शोल्डर गाउन में, बाल खुले, मासूम सी मुस्कान के साथ। लेकिन उसकी आंखों में उस दिन भी एक छुपा हुआ दर्द था, क्योंकि उसी सुबह उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हुई थी और उसे अकेले ही अस्पताल में छोड़कर वो यहाँ आई थी सिर्फ दोस्त की खुशी में शामिल होने के लिए। पार्टी के बीच में उसने देखा, एक कोने में एक लंबा सा काले सूट में खड़ा आदमी जिसकी आंखें सीधा उसी पर टिकी थीं। वो था आर्यन मल्होत्रा। उसकी निगाहें ठंडी, लेकिन उनमें अजीब सी पकड़ थी। जब भी अनाया मुड़ती उसे लगता वो नजरें उसके पीछे पीछे घूम रही हैं। रात के करीब 11 बजे जब म्यूजिक और ड्रिंक का दौर तेज हो गया, अनाया को किसी ने गलती से गिलास टकराकर वाइन गिरा दी। वो ड्रिंक काउंटर की तरफ पानी लेने गई और तभी उसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया। उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद सब कुछ धुंधला होने लगा।
उसके पैरों में लड़खड़ाहट आ गई और तभी एक मजबूत बाह ने उसे पकड़ लिया। सावधान, कहीं गिर न जाओ। वो आर्यन था। मुझे मुझे घर जाना है, अनाया ने धीमे से कहा। आर्यन ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलता हूं। इसके बाद यादें धुंधली हो जाती हैं। एक लिफ्ट, होटल का टॉप फ्लोर और एक कमरा नंबर 1903। बरसात का पानी खिड़की पर टपक रहा था और कमरे के अंदर सिर्फ अंधेरा और अनाया की भारी सांसें थीं। अगली सुबह सूरज की किरणें पर्दों के बीच से आईं तो अनाया ने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया, लेकिन उसके गाउन का स्ट्रैप टूटा हुआ था, बाल बिखरे थे और मेज पर रखा था एक नोट। अब तुम मेरी हो। सुबह की ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी, लेकिन अनाया के शरीर में जैसे आग लगी थी। वो बिस्तर से उठी, कांपते हाथों से गाउन का टूटा स्ट्रैप ठीक करने लगी। उसका दिल धड़क रहा था। कल रात क्या हुआ? टेबल पर पड़े नोट को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तुम मेरी हो, नीचे सिर्फ 2 अक्षर, AM। वो नाम उसने पहले भी सुना था, शहर का सबसे ताकतवर और खतरनाक बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसके इतने करीब आ जाएगा, इस तरह। अनाया ने भागते भागते कमरे का दरवाजा खोला, लिफ्ट से नीचे उतरी और टैक्सी पकड़कर सीधा अस्पताल पहुंची, जहां उसकी मां बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया, अगर आप थोड़ी देर और लेट हो जाती तो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उस रात का डर और गुस्सा दोनों उसके अंदर जल रहे थे। 2 हफ्ते बाद कॉलेज के बाहर धूप में खड़ी अनाया अपनी किताबें समेट रही थी जब अचानक एक काली SUV उसके सामने आकर रुकी। वही गाड़ी और वही आदमी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठो। उसकी आवाज में कोई सवाल नहीं, सिर्फ हुक्म था। अनाया ने तिरस्कार से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आर्यन खुद गाड़ी से उतरा, धीमे धीमे उसके करीब आया और भीड़ के बीच उसके कान के पास फुसफुसाया, उस रात जो हुआ वो हादसा नहीं था, और अगर तुमने मुंह खोला तो सोच लो तुम्हारी माँ का क्या होगा। अनाया की सांसें रुक गई। तुम मेरी माँ को धमका रहे हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान दी। धमकी नहीं अनाया, ये वादा है। मैं जो मेरा है उसे किसी और के पास जाने नहीं देता। वो पल, जैसे समय थम गया हो। लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन अनाया का दिल सिर्फ एक आवाज सुन रहा था, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। अनाया ने सोचा था कि आर्यन की बातें सिर्फ एक डराने वाली धमकी हैं, लेकिन अगले ही दिन से उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ अदृश्य दीवारें खड़ी हो गई हैं। सुबह जब वो कॉलेज पहुंची तो गेट पर खड़े 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड उसकी तरफ देखते ही मोबाइल पर किसी को मैसेज करने लगे। क्लास में बैठते ही उसकी बगल वाली सीट खाली छोड़ दी गई, क्योंकि जो भी उसके पास बैठने की कोशिश करता अगले दिन कॉलेज ही नहीं आता। उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया ने एक दिन डरते डरते फुसफुसाया, अनाया, तुम्हें पता है, तुम्हारे आसपास मंडराने वाले लड़कों की नौकरी, स्कॉलरशिप सब अचानक से छिन रही है। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ चुकी थी, ये सब उसी का काम है। शाम को हॉस्टल के बाहर खड़ी अनाया टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि एक काली SUV उसके सामने आकर रुके। आर्यन ने शीशा नीचे किया, होठों पर एक ठंडी मुस्कान। कहा था ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया ने गुस्से से कहा, ये पागलपन है, तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। आर्यन गाड़ी से उतरा और भीड़ के सामने उसके इतने करीब आया कि उसकी खुशबू अनाया को घेरने लगी। उसने उसकी कलाई पकड़कर अपने पास खींचा और धीमे से कहा, ये कैद नहीं, हक है, और हक छीनना नहीं पड़ता, लिया जाता है। भीड़ में सब चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब जानते थे, आर्यन मल्होत्रा से टकराना मौत को न्योता देना है। उस रात हॉस्टल के कमरे में बैठी अनाया ने खिड़की के बाहर झांका। नीचे एक काली SUV खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन वो जानती थी, अंदर वही है। वो उसे देख रहा है, और शायद अब उसकी जिंदगी में एक भी पल ऐसा नहीं होगा जब वो उस नजरों से बच पाए। रविवार की दोपहर अनाया घर आई थी अपनी माँ से मिलने। पुराना छोटा सा घर, जिसकी दीवारों पे सीलन और बरसाती गीलापन था। माँ के हाथों की बनी चाय की महक पूरे घर में फैली हुई थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया ने सोचा शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल थम गया।
सूट बूट में खड़ा, हाथ में महंगा गिफ्ट पैकेट और आंखों में वही खतरनाक सन्नाटा। आर्यन मल्होत्रा। तुम यहां? अनाया ने फुसफुसाकर कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? अपनी ससुराल में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है? अनाया का चेहरा सुर्ख हो गया। पागल हो गए हो क्या? ये मेरी माँ है। तभी अंदर से माँ की आवाज आई, अरे बेटा, अंदर आओ। माँ उसे पहचानती नहीं थी, बस एक सभ्य अमीर मेहमान समझकर अंदर बुला लिया। आर्यन आराम से अंदर आया, सोफे पर बैठा और गिफ्ट पैकेट मेज पर रख दिया। आंटी, आपकी बेटी बहुत जिद्दी है, मान ही नहीं रही कि हम दोनों अब साथ हैं। माँ ने हैरानी से अनाया को देखा। क्या ये सच है? अनाया के होंठ सूख गए, लेकिन आर्यन ने बीच में ही उसकी उंगलियों को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, इतना कि दर्द होने लगा, और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जी, और अब ये सिर्फ मेरी है। उस शाम के बाद मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगीं। लोग फुसफुसा रहे थे, अनाया की शादी पक्की हो गई किसी बड़े आदमी से। और आर्यन जैसे अपने मकसद में एक और कदम आगे बढ़ चुका था। उसने जाते जाते अनाया के कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारी दुनिया जान चुकी है कि तुम मेरी हो। देखना, अब तुम्हारे पास बचने का एक भी रास्ता नहीं बचेगा। अगले ही दिन से अनाया को महसूस होने लगा कि अब उसकी जिंदगी में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं बची। कॉलेज में दाखिल होते ही उसने देखा गेट के पास खड़ी वही काली एसयूवी। शायद उसमें वो ही था, या शायद सिर्फ उसकी मौजूदगी का एहसास। लाइब्रेरी में किताबें चुन रही थी, तभी लाइब्रेरियन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नया मेंबरशिप कार्ड आ गया है मैम, मल्होत्रा फाउंडेशन से। अनाया चौंक गए। आर्यन ने उसके नाम से कॉलेज की डोनेशन कर दी थी, बिना पूछे। लंच ब्रेक में उसकी दोस्त रिया उसके पास आई, घबराई हुई आवाज में बोली, अनाया, तुम्हें पता है, आर्यन सर ने प्रिंसिपल से बात करके तुम्हारी सारी क्लासेस के टाइम बदलवा दिए हैं, ताकि जब वो चाहे तुमसे मिल सके। अनाया ने गुस्से में फोन निकाला और सीधे उसे कॉल किया, तुम मेरी पढ़ाई और काम में दखल क्यों दे रहे हो? दूसरी तरफ उसकी गहरी ठंडी आवाज आई, क्योंकि जो मेरा है उस पर नजर रखने का हक भी मेरा है। अनाया ने दांत भींचकर कहा, ये हक नहीं, पागलपन है। आर्यन हल्का हंसा, तो मान लो मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। शाम को हॉस्टल लौटते समय अनाया ने देखा उसके कमरे के बाहर एक बड़ा सा पैकेट रखा है। अंदर एक महंगा फोन, कुछ कपड़े और एक नोट था, अब तुम्हें मेरे अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वो पैकेट उठाकर सीधा नीचे गई और वहीं गेट के पास रख दिया। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, एसयूवी का शीशा नीचे हुआ, आर्यन अंदर बैठा था, होठों पर ठंडी मुस्कान। गलत किया तुमने, बहुत गलत। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे ये ना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली हो। अगली सुबह अनाया हॉस्टल से कॉलेज के लिए निकली। गेट पर गार्ड ने रास्ता रोक लिया। मैम, आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया है। क्या? अनाया हैरान रह गई। गार्ड ने कंधे उचकाए। ऑर्डर ऊपर से आया है, आप अंदर नहीं जा सकती। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर वही नाम, आर्यन मल्होत्रा। उसने कॉल काट दी, लेकिन तुरंत ही मैसेज आया, मैंने कहा था मुझसे मुंह मोड़ना मत। अनाया गुस्से से फट पड़ी। वो सीधा हॉस्टल वापस लौटी, पैकेट में रखा फोन उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन टूटते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कुछ देर बाद अनाया खुद को एक प्राइवेट बंगले के बड़े से हॉल में खड़ा पाया। चारों तरफ सिक्योरिटी, महंगे फर्नीचर और बीच में सोफे पर बैठा आर्यन। उसकी उंगलियों में अनाया का टूटा हुआ फोन घूम रहा था। वो खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी खतरनाक चमक थी। तोड़ दिया? उसने धीमे से पूछा। हाँ, और फिर से दूंगी तो भी तोड़ दूंगी, अनाया ने तिरस्कार से कहा। अगले ही पल आर्यन उठकर उसके सामने आ गया। उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिए, इतना कि दर्द से अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था अनाया, लेकिन शायद तुम्हें सजा चाहिए थी। उसने एक इशारा किया और गार्ड्स बाहर चले गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। आर्यन उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, अब से तुम्हारा हर दिन मेरे साथ शुरू होगा,
और मेरे साथ खत्म होगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, डर, गुस्सा और कहीं गहराई में एक अजीब सी धड़कन जो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही अनाया के कमरे का दरवाज़ा खुला। गार्ड अंदर आया। मैडम, सर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अनाया ने चुपचाप अपनी चप्पल पहनी, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। बाहर निकलते ही वही काली एसयूवी खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर नहीं, बल्कि पीछे खिड़की से टेक लगाकर आर्यन बैठा था। आओ, उसने बस इतना कहा। कोई धमकी नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक ठंडी गंभीरता। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद एसयूवी एक ऊंचे सुनसान फार्म हाउस के गेट पर रुकी। जगह बेहद खूबसूरत थी। हरे भरे बाग, एक शांत सा झील और दूर से आती पंछियों की आवाज़। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। आर्यन ने उसे अंदर ले जाकर कहा, ये जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मतलब? अनाया ने चौंक कर पूछा। तुम कहती हो मैं तुम्हारी आज़ादी छीन रहा हूं? तो ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास जितनी चाहो आज़ादी होगी, लेकिन ये 4 दीवारी के भीतर, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अनाया को समझ आ गया, ये कोई गिफ्ट नहीं, ये कैद का नया रूप है। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है मुझे यहाँ बंद करके जीत जाओगे? आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। जीत? अनाया, मैं पहले ही जीत चुका हूँ। फिर वो उसे फार्म हाउस के पीछे ले गया, जहाँ एक छोटा सा हस्तबल था। वहां उसने एक घोड़ा दिखाया। ये ज़्यूज़ है, अब से तुम्हारा दिन इसकी देखभाल से शुरू होगा। अनाया हंस पड़ी। तो ये है तुम्हारी सज़ा, मुझे घोड़े पालने पर मजबूर करना? आर्यन मुस्कुराया नहीं, बस धीमे से बोला, ये सज़ा नहीं, टेस्ट है। देखना चाहता हूं तुम कितनी देर तक मुझसे लड़ सकती हो। उस रात फार्म हाउस के कमरे में बैठी अनाया ने खिड़की से बाहर झील की तरफ देखा। दूर एक परछाई खड़ी थी, वही लंबा कद, वही नजरें। वो जानती थी, यहां भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सुबह के 6 बजे आर्यन ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उठो, आज का दिन जल्दी शुरू होगा। अनाया ने बेमन से आंखें खोली, लेकिन विरोध नहीं किया। वो उसे अस्तबल तक ले गया, जहां ज़्यूस बेचैन होकर इधर उधर भाग रहा था। लगता है रात में किसी ने इसे डरा दिया, आर्यन ने कहा। आज तुम इसे काबू में करोगी। मुझे घोड़ों के बारे में कुछ नहीं पता, अनाया ने झुंझलाकर कहा। तो सीख लो। ज़्यूस बुरी तरह बिदक रहा था। अनाया ने कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ छूट गई और घोड़ा अचानक भागा, सीधा उसकी तरफ। वो गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर थाम ली। आर्यन। वो दोनों कुछ पल के लिए बेहद करीब थे, इतने करीब कि अनाया उसकी सांसें सुन सकती थी। उसकी उंगलियां अब भी उसकी कमर पर कसकर जमी थीं। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी घबराहट भी थी। अनाया ने तुरंत खुद को छुड़ाया। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। वो नजरिया जो गुस्से और चाहत के बीच कहीं फंसा हुआ था। शाम को झील के किनारे अनाया अकेली बैठी थी। उसने देखा, आर्यन चुपचाप उसकी तरफ चला आ रहा है, हाथ में एक कप कॉफी लिए। तुम्हारी पसंद की, बिना शुगर, उसने कहा। अनाया चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? जो मेरा है उसके बारे में सब पता रहता है, उसने वही पुराना दावा दोहराया। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक अजीब सी नरमी थी जिसे अनाया समझ नहीं पाई। उसने कप लिया, लेकिन नजरें झील पर टिकी रहीं। आर्यन उसके बगल में बैठ गया, इतना पास कि उनके कंधे छू रहे थे। उस पल ना तो किसी ने कुछ कहा और ना ही किसी ने पीछे हटने की कोशिश की। सुबह का मौसम ठंडा और शांत था। अनाया अस्तबल में ज़्यूस को खाना दे रही थी, जब अचानक पीछे से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। वो मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन जब उसने फिर सुना, इस बार पैरों की हल्की सी आहट, उसका दिल तेज धड़कने लगा। आर्यन उसी वक्त फार्म हाउस के दूसरे हिस्से में था। तभी उसके फोन पर सिक्योरिटी हेड का कॉल आया। सर, जंगल के रास्ते 2 अज्ञात लोग अंदर घुसे हैं, हथियार साथ में है। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। वो तेजी से अस्तबल की तरफ भागा। अनाया, उसकी आवाज में पहली बार साफ डर था। अनाया दरवाजे के पास खड़ी थी, तभी 2 नकाबपोश आदमी वहां पहुंच गए। उनमें से एक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आर्यन वहां पहुंच चुका था। उसने पहले आदमी को जोर से धक्का दिया, फिर दूसरे के हाथ से हथियार छीन लिया। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? आर्यन ने गुर्राकर पूछा। लेकिन जवाब देने के बजाय वो दोनों भाग खड़े हुए।
आर्यन ने अनाया की बांह पकड़कर उसे फार्म हाउस के अंदर खींचा। तुम ठीक हो? हाँ, पर ये लोग कौन थे? आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, वो लोग जो मुझे तकलीफ देने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। अनाया सन्न रह गई। उसने हमेशा सोचा था कि आर्यन सिर्फ उसे कैद में रखने वाला जुनूनी आदमी है, लेकिन अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उस रात जब सिक्योरिटी दुगनी कर दी गई थी, अनाया ने खिड़की से बाहर देखा। आर्यन उसी झील के किनारे खड़ा था, हाथ में गन लिए। और वो समझ गई, शायद इस बार उसकी सुरक्षा सिर्फ आर्यन के हाथ में है। सुबह होते ही आर्यन के गार्ड्स बैग पैक कर रहे थे। अनाया ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आर्यन ने सीधे सीधे कहा, तुम यहां अब सुरक्षित नहीं हो, हम शहर जा रहे हैं। हम? अनाया ने ताना मारा। हाँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं तो अगली बार तुम्हें वापस नहीं पा सकूंगा। एसयूवी में बैठते ही सफर शुरू हुआ। घंटों तक सिर्फ सड़क की आवाज और इंजन की गड़गड़ाहट थी। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि आर्यन की नजरें बार बार उसकी तरफ जा रही हैं। किसी मोड़ पर गाड़ी अचानक झटके से रुकी। आर्यन ने सामने इशारा किया, आओ थोड़ा बाहर चलते हैं। वो दोनों एक पुराने सुनसान ढाबे पर रुके। उसने उसके लिए चाय मंगाई और बिना देखे कहा, पहली बार जब तुम्हें देखा था तुम इसी तरह खिड़की से बाहर देख रही थी। अनाया चौंक गई, तुम मुझे कब से जानते हो? उसने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कुछ था जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखा था, एक अधूरा सच जो वो बताना नहीं चाहता था। शहर पहुंचते ही आर्यन उसे अपने पेंट हाउस में ले गया। ये जगह फार्म हाउस से बिल्कुल उलट थी। शीशे की दीवारें, ऊपर से पूरा शहर दिखने वाला नजारा, और हर कोने में सुरक्षा। लेकिन अनाया के मन में सवाल गूंज रहा था, आर्यन मुझे यहां क्यों लाया? सिर्फ सुरक्षा के लिए या कुछ और? और शायद इसका जवाब अगला दिन देगा। रात के 11 बजे आर्यन पेंट हाउस के स्टडी रूम में किसी फोन कॉल में व्यस्त था। अनाया ऊबकर हॉल में टहल रही थी, तभी उसकी नजर एक लंबे गहरे भूरे रंग के दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर न ताला था, न हैंडल चमकदार, बस एक अजीब सी ठंडक, जैसे उसे पास ना जाने की चेतावनी दे रही हो। शायद ये स्टोर रूम होगा, अनाया ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन टेबल लैंप की हल्की रोशनी में दीवारें साफ दिख रही थीं। दीवार बाहर पर लगी अनगिनत तस्वीरें, सब की सब अनाया की, कुछ हाल की, कुछ बहुत पुरानी। एक तस्वीर तो उसकी यूनिवर्सिटी के पहले दिन की थी, जब वो आर्यन को जानती भी नहीं थी। उसके सीना में ठंडक दौड़ गई। ये कैसे? उसने मुझे कब से देखना शुरू किया? कमरे के बीचों बीच एक कांच का शोकेस था, जिसमें उसकी छोटी छोटी चीजें रखी थीं। वो पुराना स्कार्फ जो उसने सालों पहले खो दिया था, कॉलेज फेस्ट की टिकट, और एक टूटा हुआ ब्रेसलेट जो उसने बचपन में पहना था। अनाया का गला सूख गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आर्यन उसे बहुत पहले से जानता था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पीछे से आई उस ठंडी गहरी आवाज ने उसके पैरों को जड़ कर दिया। वो मुड़ी। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। ये सब कब से? अनाया की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और धीमे से कहा, तुम्हारे पैदा होने से पहले से। अनाया की आंखें फैल गईं। पैदा होने से पहले? लेकिन आर्यन ने कुछ और कहने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही आर्यन ने अनाया का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अनाया ने छटपटाकर कहा, छोड़ो मुझे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तुम सोचती हो मैं पागल हूं, हो भी सकता हूं, लेकिन जो मैं कहने वाला हूं वो सच है। वो उसे पेंट हाउस के ऊपरी हिस्से में ले गया, जहां एक छोटी सी बालकनी थी। शहर की रोशनी नीचे फैली थी, लेकिन आर्यन की नजरें सिर्फ अनाया पर थीं। तेरी माँ मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी।
अनाया का दिल धक से रह गया। क्या? हम कॉलेज में साथ थे। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने तेरे बाप को चुन लिया। आर्यन की आवाज में दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। तेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ सका। जब तू पैदा हुई, पहली बार तुझे देखा तो लगा जैसे वो वापस आ गई हो। अनाया का दिमाग सुन्न पड़ गया। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मेरी माँ की याद दिलाती हूँ, इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया? आर्यन ने ठंडी सांस ली। किडनैप नहीं, वापस लाया हूं वो जिंदगी जो मुझसे छीन ली गई थी। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी सच्चाई भी झलक रही थी। और वो कमरे में मेरी पुरानी चीजें? अनाया ने कांपते हुए पूछा। तेरी जिंदगी का एक भी पल मैं खोना नहीं चाहता था, इसीलिए तेरे बचपन से लेकर आज तक सब मैंने संभाल कर रखा। अनाया को महसूस हुआ, ये आदमी उसे प्यार नहीं करता, वो उसे पाना चाहता है, जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज पा ले। नीचे से अचानक गार्ड की आवाज आई। सर, नीचे कोई घुस आया है। आर्यन ने झटके से बालकनी से बाहर झांका और अनाया की तरफ मुड़कर कहा, यहीं रहना। लेकिन अनाया जानती थी, यही मौका है। उसके मन में एक ही ख्याल आया, अगर मुझे भागना है तो अभी। आर्यन सीढ़ियां उतरते ही गार्ड्स को इशारे से तैनात कर देता है। अनाया ऊपर बालकनी से झांक रही थी। नीचे दरवाजे के पास एक नकाब पहना आदमी खड़ा था, हाथ में पिस्तौल लिए। गार्ड्स ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने जोर से कहा, मैं आर्यन से मिलने आया हूं, अनाया के बारे में। आर्यन नीचे पहुंचा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम यहां कैसे पहुंचे? आदमी ने नकाब हटाया। उसका चेहरा अनाया ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और जल्दबाजी साफ थी। तुम्हारे दुश्मन करीब हैं, अगर अनाया को बचाना चाहते हो तो मुझे उसके पास जाने दो। ऊपर से सुनते सुनते अनाया के कान खड़े हो गए। ये कौन है? क्या सच में मुझे बचाने आया है या कोई और चाल है? तभी उस आदमी ने अचानक ऊपर देखा, सीधे उसकी ओर। उनकी आंखें मिली और उसने होंठ हिलाकर कहा, भागो। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। सीढ़ियों के दूसरी तरफ एक सर्विस एग्जिट था, जहां सिर्फ एक कैमरा लगा था। वो धीरे धीरे पीछे हटी और जैसे ही गार्ड का ध्यान हट गया, उसने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। लेकिन गलियारे के अंधेरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, कहाँ जा रही हो अनाया? आर्यन ठीक उसके पीछे खड़ा था। आर्यन की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी खतरनाक शांति थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुझ पर भरोसा तोड़ने की कोशिश की अनाया। अनाया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। तुम्हारा भरोसा? मैं तुम्हारी कैदी हूं। आर्यन ने उसका चेहरा पकड़कर पास खींचा। कैदी नहीं, वो जिसे मैं बचा रहा हूं। और अब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि भागना क्यों चाहा। उसे जोर से खींचकर वापस कमरे में ले जाया गया। दरवाजा बंद होते ही आर्यन ने गार्ड्स को आदेश दिया, अगले 24 घंटे ये मेरे कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अनाया ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक और परत की कैद कस दी गई है। नीचे वो अजनबी अब भी गार्ड्स के बीच खड़ा था। आर्यन उसके सामने आया। तुम कौन हो? आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे दुश्मनों में से नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा अतीत तुम्हें खत्म कर देगा, और अगर तुम चाहो या ना चाहो, अनाया उसका हिस्सा है। आर्यन की आंखें एक पल के लिए बदल गईं, जैसे उसने कोई पुराना जख्म याद कर लिया हो। तुम्हें ये सब किसने बताया? वो जो तुम्हारी जिंदगी तबाह करना चाहता है, और शायद वो पहले से ही तुम्हारे बहुत करीब है। ऊपर अपने कमरे में अनाया दरवाजे के कान लगाकर सब सुन रही थी। आर्यन का अतीत और मैं उसका हिस्सा, ये सब किस खेल का हिस्सा है? उसके मन में एक नया डर जन्म ले चुका था। शायद बाहर के दुश्मन और आर्यन दोनों ही उसके लिए खतरा है। सुबह होते ही आर्यन ने गार्ड्स को उस अजनबी को बेसमेंट में बंद करने का आदेश दिया, लेकिन जाने से पहले उसने खुद उससे एक सवाल पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अजनबी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनाया को तुम्हारे पास से ले जाना, जिंदा। आर्यन हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में जहर था। तुम सोचते हो मैं उसे छोड़ दूंगा?
अजनबी ने जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। उसमें एक महिला थी जिसकी शक्ल अनाया से हूबहू मिलती थी। ये तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं आर्यन, ये मेरी बहन है और अनाया उसकी बेटी। ऊपर कमरे में आर्यन के बाहर जाते ही गार्ड में अनाया को खाना दिया। ट्रे पर रखी नैपकिन में छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, मैं तुम्हारा मामा हूं, भागने का प्लान आज रात। अनाया के हाथ कांप गए। मामा? मां ने कभी किसी भाई का जिक्र क्यों नहीं किया? शाम को बेसमेंट में अजनबी और आर्यन के बीच आखिरी बातचीत हुई। अजनबी ने कहा, तेरे पास एक रात है आर्यन, या तो उसे मुझे सौंप दे या फिर वो दोनों उसे ले जाएंगे जिनसे तू सबसे ज्यादा डरता है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने किसी छिपे हुए दुश्मन की आहट सुन ली हो। रात गहरी होने लगी। पेंट हाउस की ऊपरी मंजिल में अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे शहर की बत्तियां चमक रही थीं और कहीं दूर अंधेरे में कोई उसका इंतजार कर रहा था। कमरे की घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। गार्ड्स की आवाजें धीरे धीरे कम हो चुकी थीं। बस नीचे की लॉबी में 2 हथियारबंद लोग बचे थे। अनाया बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। नैपकिन पर लिखा आज रात बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। खिड़की के बाहर हल्की टॉर्च की झलक पड़ी, 2 बार, फिर रुककर 1 बार। ये वही सिग्नल था जो मामा ने नैपकिन में समझाया था। अनाया ने धीरे से खिड़की खोली और लोहे की रॉड पर पैर रखते हुए नीचे उतरने लगी। ठंडी हवा और नीचे का अंधेरा उसके डर को और गहरा कर रहे थे। नीचे पहुंचते ही एक साया उसके सामने आया। जल्दी चलो, समय कम है। वो उसका मामा था, लेकिन उसके चेहरे पर खून के ताज़ा धब्बे थे। ये खून? अनाया ने घबराकर पूछा। समझाने का वक्त नहीं है, बस दौड़ो। दोनों पेंटहाउस के पिछले हिस्से से भाग रहे थे, तभी गार्ड्स में से एक ने उन्हें देख लिया। तेज चीख, रुको। मामा ने बंदूक निकाली और एक गोली चलाई। आवाज गूंजते ही पूरा पेंटहाउस अलर्ट हो गया। पीछे से आर्यन की गहरी डरावनी आवाज आई, अनाया। मामा ने उसका हाथ पकड़कर एक तंग गली में धकेला। लेकिन जैसे ही वो गली पार करने वाली थी, सामने से 2 काली एसयूवी आकर रुकीं। उनके दरवाजे खुले और नकाब पहने लोग उतरने लगे। मामा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आर्यन के लोग नहीं हैं। एसयूवी से उतरते ही 4 नकाबपोशों ने चारों ओर घेरा बना लिया। उनके हाथों में साइलेंसर लगी पिस्तौलें थीं और उनकी चाल में प्रोफेशनल कातिलों वाली ठंडक थी। मामा ने अनाया को पीछे किया। पीछे रहो, ये लोग पैसों के लिए नहीं आए। एक नकाबपोश ने कदम बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, अनाया को सौंप दो और हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। ये मुझे क्यों चाहते हैं, और अगर ये आर्यन के लोग नहीं हैं तो इनका मकसद क्या है? मामा ने जवाब देने के बजाय पहला वार किया। उसने एक नकाबपोश के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की। गली में फायरिंग की आवाज गूंज गई और अनाया डर से जमीन पर झुक गई। अचानक गली के मुहाने से एक काली कार तेजी से आई और उनके बीच आकर रुक गई। ड्राइवर की सीट से कोई बाहर निकला। वो आर्यन था। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन आवाज शांत। उसे छोड़ दो, वरना तुम सब आज यहां से जिंदा नहीं जाओगे। नकाबपोश एक पल के लिए रुके, फिर उनके लीडर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तू सोचता है कि वो तेरे पास रहकर सुरक्षित है? आर्यन, तेरे अतीत का कर्ज हम चुका कर ही रहेंगे। ये कहकर उन्होंने स्मोक ग्रेनेड फेंका। धुएं में कुछ पल के लिए सब धुंधला हो गया और जब धुआं छटा, अनाया गायब थी। आर्यन ने पागलों की तरह चारों ओर देखा, लेकिन सिर्फ एक पुराना लॉकेट जमीन पर पड़ा था। वो उठाते ही ठिठक गया। ये वही लॉकेट था जो सालों पहले उसने एक औरत को दिया था, अनाया की मां को। धुएं के बाद अनाया को लगा जैसे कोई उसके मुंह पर कपड़ा बांध रहा हो। तेज नशे की गंध ने उसकी सांसें भारी कर दी और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो उसने खुद को एक अंधे ठंडे कमरे में पाया। हाथ पांव बंधे हुए और दीवार पर टिमटिमाती एक पीली बल्ब की रोशनी। कोने में बैठा एक नकाबपोश अब बिना नकाब के था। उसका चेहरा कठोर और आंखें बेरहम। तुम्हारी मां ने हमें धोखा दिया था अनाया, और अब उस कर्ज की आखिरी कीमत तुम हो। दूसरी तरफ आर्यन अपनी कार में बैठे लॉकेट को घूर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिमाग में पुरानी यादें चमक रही थीं। एक औरत,
बारिश में भीगी हुई और उसकी आवाज, अगर मैं लौटकर ना आऊं तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। आर्यन ने खुद से बुदबुदाया, मैंने वादा किया था और मैं उसे किसी भी हाल में वापस लाऊंगा। आर्यन ने अपने एक पुराने कॉन्टैक्ट को कॉल किया, एक आदमी जो अंडरवर्ल्ड में सिर्फ शिकारी के नाम से जाना जाता था। मुझे उन लोगों का ठिकाना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तुझे पता है आर्यन, ये तेरे अतीत का सबसे गंदा हिस्सा है। वापस जाने के बाद लौटना मुश्किल होगा। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं पहले ही बहुत दूर जा चुका हूं। उधर अनाया ने कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी। उसके नीचे से धूल में लिखा एक शब्द साफ दिखाई दे रहा था, आर्यन। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी माँ, आर्यन और ये लोग सब एक दूसरे को कैसे जानते हैं? आर्यन एक सुनसान जर्जर गोदाम के सामने रुका। बरसों से बंद पड़ी जगह, लेकिन उसके कदम जैसे अपने आप अंदर बढ़ रहे थे। हर दीवार, हर कोना उसे बीते हुए जख्म याद दिला रहा था। 15 साल पहले यहीं पर उसने पहली बार अनाया की माँ सिया को देखा था। वो एक डील के बीच फंसी थी और दुश्मनों से बचने के लिए उसने आर्यन से मदद मांगी थी। मदद के बदले सिया ने एक वादा किया था, अगर कभी मेरी बेटी को खतरा हुआ तो उसे अपने से पहले तुझ पर भरोसा होगा। वर्तमान में लौटते हुए आर्यन की मुट्ठी कस गई। तूने मुझसे वादा तोड़ दिया सिया, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। उधर अनाया अंधेरे कमरे में बैठी थी जब नकाबपोशों का लीडर अंदर आया। उसके हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम था। उसने एक पेज खोला। अनाया ने देखा, उसमें उसकी माँ की तस्वीर थी और साथ में खड़ा था अर्जुन, हाथों में खून लगा हुआ। ये तेरा हीरो नहीं है अनाया, तेरी माँ का सबसे बड़ा गुनहगार है। अनाया का दिमाग सुन्न हो गया। अर्जुन और माँ और ये खून? लीडर ने धीमे स्वर में कहा, तेरी माँ की मौत उसी की वजह से हुई। आर्यन गोदाम से निकलकर अपनी कार में बैठा, तभी उसके फोन पर एक लोकेशन आई। तुझे जो चाहिए वो यहीं है, लेकिन अगर देर हुई तो वो तुझसे पहले मरेगी। उसने इंजन स्टार्ट किया और अपनी सांसों में सिर्फ एक नाम लिया, अनाया। बारिश तेज हो चुकी थी। कार के शीशे पर पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे वक्त उसके खिलाफ दौड़ रहा हो। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग पर कस चुके थे। उसकी आंखें जीपीएस की ब्लिंक करती हुई लोकेशन पर टिकी थीं। लोकेशन एक पुराना शिपयार्ड था जो सालों से बंद पड़ा था। जंग लगे कंटेनरों और टूटी पड़ी क्रेनों के बीच सन्नाटा फैला था। लेकिन आर्यन को पता था, ये सन्नाटा तूफान से पहले का है। अचानक एक कंटेनर के पीछे से काले कपड़ों में कोई बाहर आया। उसके चेहरे पर आधा जलने का निशान और आंखों में ठंडा जहर। आर्यन ठिठक गया। जेहान? वो नाम जिसे आर्यन ने सालों पहले अपने हाथों से खत्म किया समझा था। जेहान ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सोचा था मैं मर गया। आर्यन, तू भूल गया शिकारी का असली शिकार वही है जो खुद को सुरक्षित समझ ले। आर्यन एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछा, अनाया कहाँ है? जेहान ने सिर घुमाकर इशारा किया। दूर एक ऊंचे क्रेन पर अनाया बंधी हुई थी। उसके पैरों के नीचे रस्सी से लटका एक कंटेनर। जेहान ने हंसते हुए कहा, जैसे ही तूने ट्रिगर दबाया ये कंटेनर गिरेगा और वो भी। बारिश, हवा और ऊंचाई सब मिलकर उस पल को और जानलेवा बना रहे थे। आर्यन ने धीरे से अपनी पिस्तौल उठाई, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर रुक गई। जेहान के पीछे अंधेरे में कोई और था और उसके हाथ में स्नाइपर। आर्यन को अब समझ आया, ये सिर्फ जेहान का खेल नहीं था। कोई और भी इस साजिश में शामिल है और अगर उसने गलत कदम उठाया तो अनाया उसी पल मर जाएगी। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। क्रेन पर बंधी अनाया हवा में झूल रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ था।
जिहान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं। अचानक दूर से चमकती एक लाल लेजर बीम आर्यन की छाती पर आकर रुकी। आर्यन समझ गया, स्नाइपर उसकी हर हरकत देख रहा है। वो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ा और बारिश की बूंदों के बीच से एक चेहरा साफ दिखा। लंबे बाल, ठंडी आंखें। वो थी रूहाना, अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर और आर्यन की कभी की सबसे करीबी साथी। रूहाना ने वॉकी टॉकी पर कहा, आर्यन पीछे हट जा, ये तेरा खेल नहीं है अब। आर्यन ने जवाब दिया, मैंने तुझसे सीखा था रूहाना, और तू जानती है मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटता हूं। जिहान ने ऊंची हंसी हंसते हुए कहा, तुम दोनों पुराने प्यार के किस्से बाद में सुन लेना, अभी अनाया का टाइम खत्म होने वाला है। उसने अपने हाथ में पकड़ा कंट्रोलर उठाया, बस एक बटन दबाना बाकी था। आर्यन ने फुर्ती से अपनी पिस्तौल घुमाई, लेकिन गोली चलाने से पहले रूहाना का स्नाइपर शॉट गूंज गया। गोली जिहान के हाथ पर लगी, कंट्रोलर गिर गया, लेकिन क्रेन की रस्सी आधी कट चुकी थी। अनाया नीचे झूलते कंटेनर के साथ हिलने लगी। आर्यन ने बिना सोचे दौड़ लगाई, क्रेन के लोहे के ढांचे पर चढ़ गया, बारिश और हवा से लड़ते हुए। उसकी उंगलियां फिसल रही थीं, लेकिन वो रस्सी तक पहुंचा और अपने शरीर को आगे फेंककर अनाया को पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिरे, लेकिन जिहान अब भी जिंदा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक इरादा, ये खत्म नहीं हुआ आर्यन। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन ने अनाया को संभाला, लेकिन उसकी नजरें जिहान पर जमी थीं, जो घायल हाथ को दबाते हुए भी खतरनाक मुस्कुरा रहा था। रूहाना धीरे धीरे अपने स्नाइपर के साथ आगे बढ़ी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। आर्यन, तू यहाँ क्यों है रूहाना? जिहान के साथ मिल गई? रूहाना, नहीं, मैं उसके साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ आई हूं। अनाया ने हैरानी से देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आर्यन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रूहाना ने बीच में रोक दिया। रूहाना, आर्यन ने तुझसे सच नहीं कहा लड़की। तुझ पर हमला करने का पहला कॉन्ट्रैक्ट उसी ने लिया था। अनाया के चेहरे पर सदमा साफ था। वो पीछे हटने लगी, लेकिन आर्यन ने कहा, यह सच नहीं है अनाया। मैंने तेरा नाम लिया था, लेकिन मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। जिहान ने इस मौके का फायदा उठाया, पास पड़ी रॉड उठाई और आर्यन पर झपटा। दोनों की भिड़ंत इतनी तेज थी कि पानी के छींटों के बीच लोहे के टकराने की आवाज गूंजने लगी। रूहाना पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे अपनी जैकेट से एक छोटा डिवाइस निकालती है और उसमें कोड डालने लगती है। उसकी नजरें किसी कंटेनर की ओर थीं, जो विस्फोटक से भरा था। आर्यन और जिहान जमीन पर गिरते हैं, लेकिन तभी आर्यन की नजर रूहाना पर पड़ती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये सिर्फ हमें मारने नहीं आई, ये पूरे शिपयार्ड को उड़ाने वाली है। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन हवा में बारूद की गंध घुली थी। रूहाना के हाथ तेजी से डिवाइस पर चल रहे थे। डिजिटल टाइमर पर लाल अंक चमक रहे थे, 0059। आर्यन जिहान को एक धक्का देकर उठ खड़ा हुआ। आर्यन, रूहाना, अगर तूने ये बम उड़ाया तो अनाया भी मर जाएगी। रूहाना, अनाया, ये खेल उसके लिए नहीं, तेरे लिए है। मैं तेरी जिंदगी के हर कर्ज का हिसाब लेने आई हूं। अनाया की आंखों में डर और सवाल थे। आर्यन, ये औरत तुझसे क्या चाहती है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने का वक्त नहीं था। जिहान ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और धीमे कदमों से रूहाना की तरफ बढ़ा। जिहान, धीरे से। बम मैं नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन अगर ये औरत मरेगी तो खेल मेरे हाथ में आ जाएगा। आर्यन ने दौड़ लगाई, लेकिन रूहाना ने पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ तान दी। टाइमर पर 0030 बचे थे। रूहाना, एक कदम और सब खत्म। आर्यन, मैं तेरी जितनी तेज गोली चला सकती हूं, लेकिन मैं तेरी जितना तेज मरने को भी तैयार हूं। तभी जिहान पीछे से झपटा। रूहाना का ध्यान पटा और आर्यन ने उस पर छलांग लगा दी। तीनों जमीन पर गिरे, लेकिन डिवाइस आर्यन के हाथ में आ गया। लेकिन टाइमर पर अब 0010 बचे थे।
आर्यन ने बेतहाशा कोड डालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज आया, एक्सेस डिनाइड। अनाया चिल्लाई, आर्यन! उसने गहरी सांस ली, डिवाइस को उठाया और पूरी ताकत से दूर समुद्र में फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद पानी के भीतर एक बड़ा धमाका हुआ, लहरें किनारे तक आ टकराईं। सब शांत हो गया। लेकिन जब आर्यन ने इधर-उधर देखा, रूहाना गायब थी। और ज़ेहान मुस्कुराते हुए बोला, अब ये खेल असली होगा। समुद्र में हुए धमाके के बाद शिपयार्ड पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। लहरें किनारे से टकरा रही थी, लेकिन आर्यन का ध्यान बस एक बात पर था, रूहाना कहाँ गई? अनाया उसके पास आई। उसकी सांसें तेज थीं। अनाया, वो औरत कौन है? क्यों मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब देने से पहले उसने दूर एक हलचल सुनी। पुराने गोदाम के दरवाजे आधे खुले थे। आर्यन ने इशारे से अनाया को छुपने को कहा और धीरे धीरे दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे फर्श पर कुछ दिखा, एक टूटा हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस और खून की पतली लकीर जो पीछे के दरवाजे तक जा रही थी। तभी पीछे से ज़ेहान की आवाज आई, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं आर्यन, वो अब मेरे खेल का हिस्सा है। आर्यन घूम कर खड़ा हुआ। ज़ेहान के हाथ में एक मोबाइल था, स्क्रीन पर रूहाना बंधी हुई दिख रही थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और पीछे घड़ी टिक टिक कर रही थी। आर्यन, तू पागल हो गया है? रूहाना को तेरे खिलाफ भी लड़ना था, ज़ेहान ने कहा, और इसीलिए वो मेरे काम की है। लेकिन असली इनाम तो अनाया है। ज़ेहान ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटा ट्रैकर निकाला और कहा, ये उसके बैग में पहले ही लगा दिया है। अब चाहे तू उसे जहां भी ले जाए, मैं उसका रास्ता देखता रहूंगा। आर्यन आगे बढ़ा, लेकिन ज़ेहान धुन में गायब हो गया। आर्यन ने मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास दो मुश्किलें थीं, रूहाना को बचाना और अनाया को हर हाल में ज़ेहान से दूर रखना। रात के 2 बजे शहर के किनारे एक पुराना गोदाम, वही जगह जहां ज़ेहान ने रूहाना को बंदी बना रखा था। आर्यन छत के रास्ते अंदर घुसा, लेकिन उसे पता था कि ज़ेहान इतनी आसानी से उसे मिलने नहीं देगा। गोदाम के अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी। बीच में एक कुर्सी पर रूहाना बंधी हुई थी, उसके होंठ सूखे, आंखें गुस्से से भरी हुईं। जैसे ही आर्यन ने कदम बढ़ाया, फर्श पर लगे सेंसर बीप करने लगे। रूहाना धीमे से बोली, रुको, ये जमीन मिंद से भरी है। आर्यन के चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन पसीने की एक बूंद उसके कनपट्टी से बह निकली। आर्यन ने कहा, मुझे रास्ता बता, बाकी मैं देख लूंगा। रूहाना ने नजरें फेर लीं। तो क्यों आया है, मुझे बचाने या मेरा हिसाब चुकाने? इसी बीच दूसरी तरफ अनाया होटल के कमरे में अकेली थी। उसका मन बेचैन था। उसने आर्यन का छोड़ा हुआ एक छोटा फाइल बैग देखा। अंदर पुराने फोटो, कॉन्ट्रैक्ट पेपर और एक डील की कॉपी थी जिसमें आर्यन का नाम किलर लिस्ट के साथ था। उसने कांपते हाथों से पढ़ा, टारगेट अनाया मेहरा। तारीख वही थी जिस दिन पहली बार उसकी जिंदगी पर हमला हुआ। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब सच है? वो सोच भी नहीं पाई कि उसके पीछे कोई खड़ा हो चुका था। दरवाजे की परछाई हिली और ज़ेहान की आवाज आई, आर्यन ने तुझसे कभी सच्चाई नहीं कही, लेकिन मैं कहूंगा। वापस गोदाम में आर्यन आखिरी सेंसर को पार करके रूहाना तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी रस्सियां खोलीं, छत से एक भारी जाल उन दोनों पर गिर पड़ा। ऊपर से ज़ेहान की हंसी गूंजी, दोनों को एक साथ पकड़ लिया। अब असली खेल शुरू होगा। गोदाम की ऊंचाई से लटकते जाल में आर्यन और रूहाना कैद थे। लोहे की मोटी चेनें उन्हें ऊपर पकड़े हुए थीं और नीचे फर्श पर अलग अलग दिशाओं में टिक टिक करती टाइम बम की आवाजें गूंज रही थीं। ऊपर की कैटवॉक पर खड़ा ज़ेहान उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा मजा था। ज़ेहान, दोनों एक ही कहानी के दो किरदार। एक ने धोखा दिया, दूसरी ने बदला लिया, और मैं बस इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। रूहाना ने दांत भींचकर कहा, तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरी स्क्रिप्ट कैसे फाड़ूंगी। ज़ेहान हंसा, फिर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और वीडियो कॉल ऑन कर दी। स्क्रीन पर अनाया थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और चोटिल भरोसा साफ दिख रहा था। आर्यन, क्या ये सच है? जिस दिन मुझ पर पहला हमला हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट तेरे नाम से था? आर्यन ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन ज़ेहान ने बीच में काट दिया। हाँ अनाया, तेरे हीरो ने तेरा नाम अपने टारगेट लिस्ट में डलवाया था। बचाने के लिए? नहीं, पहले डराने के लिए, ताकि तू उसकी कर्जदार बन जाए।
आर्यन ने गुस्से में कहा, झूठ। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुझे दूसरे हत्यारों से छुपाने के लिए लिया था अनाया। अगर मैं ना लेता तो बस, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जेहान ने मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया और टाइमर पर नजर डाली। बस 5 मिनट बचे थे। चलो देखते हैं तुम दोनों में से कौन पहले बचता है और कौन अपने ही झूठ में मरता है। अचानक गोदाम की छत पर से एक तेज धमाका हुआ। धुआं भर गया और किसी की परछाई रस्सी से लटकते हुए नीचे आई। रूहाना ने हैरानी से कहा, ये वो कैसे यहां आ गया? धुएं के बीच से एक लंबा सा काला सिलुएट नीचे उतरा। उसके कदम हल्के लेकिन निशाना घातक था। हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल, आंखों में ठंडा फोकस। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, रूहाना की आंखों में हैरानी और डर दोनों चमक उठे। रूहाना धीमे में, ये नील? नील ने बिना किसी को देखे सीधे जाल को पकड़े चेन पर गोली चलाई। धातु के टुकड़े चिंगारियों के साथ टूटे और आर्यन और रूहाना दोनों जमीन पर गिरे। आर्यन ने गिरते ही रूहाना को ढाल बना लिया और चारों तरफ गोलियों की गूंज फैल गई। ऊपर खड़ा जेहान हल्का सा हंसा। तो तू भी खेल में आ गया नील? क्या तू सोचता है कि आर्यन तेरा दोस्त है? नील ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। दोस्त नहीं, बस पुराने हिसाब बराबर करने आया हूं। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाया, नील, यहां टाइम बम लगे हैं, पहले इन्हें। नील ने बीच में कहा, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि इनमें से एक नकली है जो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए रखा गया है। तभी अनाया का फोन आर्यन की जेब में वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज था, अगर जिंदा रहना है तो अकेले होटल वापस आओ, एस। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। जेहान सिर्फ यहां खेल नहीं खेल रहा था, वो अनाया को फंसाने के लिए बाहर भी चाल चल रहा था। नील ने तेजी से आर्यन की ओर देखा और कहा, तेरे पास 3 मिनट है, रूहाना को लेकर निकल जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। आर्यन ने हिचकिचाते हुए रूहाना को उठाया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, ऊपर से जेहान की आखिरी आवाज गूंजी, आर्यन, अगर तू बाहर निकला तो अनाया मुझसे कभी नहीं बच पाएगी। दरवाजा आधा खुला था, बाहर रात का अंधेरा और दूर से आती पुलिस की सायरन की हल्की आवाज। लेकिन आर्यन का ध्यान सिर्फ 2 जगह अटका था। एक तरफ रूहाना, जो मुश्किल से होश में थी, दूसरी तरफ अनाया, जो जेहान के हाथों जाने वाली थी। रूहाना कमजोर आवाज में, जा जा, उसे बचा ले। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद थी। आर्यन, अगर मैं तुझे यहां छोड़ दूं तो? रूहाना, तब शायद पहली बार तू सही काम करेगा। ऊपर से नील चिल्लाया, आर्यन, बस 2 मिनट है, या तो यहां सब खत्म कर या फिर किसी एक को खोने के लिए तैयार हो जा। आर्यन का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर वो रूहाना को लेकर निकलता है तो अनाया के पास जेहान के पास जाने से पहले पहुंच नहीं पाएगा। अगर वो अनाया के पास जाता है तो रूहाना शायद जिंदा ना बचे। उसने जेब से एक छोटा सा ट्रैकिंग बीकन निकाला और रूहाना के कपड़े में लगा दिया। आर्यन, नील, इसे ले जा, अगर जिंदा बची तो मैं बाद में मिलूंगा। नील ने सिर हिलाया और रूहाना को कंधे पर डालकर धुएं में गायब हो गया। आर्यन ने बाहर निकलते ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की। इंजन की गरजती हुई आवाज और उसके चेहरे पर ठंडी हवा का तेज थप्पड़। होटल तक का रास्ता खाली था, लेकिन हर सेकंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे जेहान उसकी हर मूवमेंट देख रहा है। होटल के पास पहुंचते ही उसने देखा, सामने से एक काली एसयूवी धीरे धीरे निकल रही है। ड्राइवर सीट पर जेहान और पीछे की सीट पर अनाया, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। आर्यन ने बाइक तेज कर दी, लेकिन जैसे ही एसयूवी मोड़ पर मुड़ी, एक जोरदार धमाका हुआ। रोड के बीच में आग की दीवार खड़ी हो गई। आर्यन ब्रेक लगाकर रुक गया और आग के पार जेहान की परछाई दिखाई दी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, अब तेरी बारी आर्यन। सड़क पर भड़की हुई लपटें हवा में नाच रही थी। उनकी गर्मी इतनी तेज थी कि आर्यन के चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। उसने अपने हेलमेट का वाइजर नीचे किया, गहरी सांस ली और बाइक का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से घुमा दिया। टायर चीखते हुए जमीन से चिपके और अगले ही पल बाइक आग की दीवार में घुल गई। धुएं ने सब कुछ काला कर दिया, लेकिन सेकंड के हिस्से में वो दूसरी तरफ था। एसयूवी अब भी सामने थी, तेज रफ्तार से शहर के बाहरी हिस्से की तरफ भाग रही थी। आर्यन ने गियर बदला, इंजन की गरज और तेज हो गई। जेहान ने रियरव्यू मिरर में देखा और हल्की मुस्कान दी। उसने एसयूवी की खिड़की से हाथ बाहर निकाला और आर्यन की तरफ कुछ फेंका। एक धातु का छोटा बॉक्स, जो सड़क पर गिरते ही तेज धमाके के साथ धुआं और कीले उगलने लगा।
बाइक के टायर फिसल गए, लेकिन आर्यन ने आखिरी सेकंड में बैलेंस संभाल लिया। आखिरकार सुनसान गोदाम जैसी इमारत के पास एसयूवी रुकी। जेहान ने अनाया को बाहर खींचा और भीतर ले गया। आर्यन बाइक से कूदकर अंदर भागा और जैसे ही दरवाजा पार किया वो ठिठक गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक स्पॉटलाइट जल रही थी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जिस पर अनाया बैठी थी, लेकिन वो होश में नहीं थी। उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी। आर्यन धीरे से, ये असंभव है। लाइट धीरे धीरे फैलने लगी और चेहरा साफ हुआ। वो शख्स जिसे आर्यन ने सालों पहले मरते हुए देखा था, उसका अपना भाई आरव। आरव, तुमने सोचा था मैं मर गया? नहीं भाई, मैं बस तुम्हारी असली सच्चाई सामने लाने के सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आर्यन की सांसें रुक सी गईं। सालों की यादें एक ही पल में सामने घूम गईं। वो रात जब उसने अपने भाई आरव को खून से लथपथ देखा था और माना था कि वो मर चुका है। आर्यन, आरव, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तेरी कब्र देखी थी। आरव की आंखों में ठंडी चमक थी। आरव, कब्र में मैं नहीं था भाई, बस तेरी नजरों से गायब हो गया था क्योंकि तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। आर्यन, झूठ, मैं तुझे बचाने के लिए वहां गया था। आरव हंसा, एक धीमी कटु हंसी। बचाने के लिए या फिर उस सबूत को मिटाने के लिए जो तेरे नाम पर था? जेहान पास आकर खड़ा हो गया, जैसे ये सारा ड्रामा उसी ने सेट किया हो। जेहान, आर्यन, मुझे हमेशा पता था तुम्हारी कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं है। लोग बस सही मोड़ पर सच सुनना चाहते हैं और आज वो मोड़ आ गया है। आरव ने जेब से एक पुराना पेनड्राइव निकाला और उसे मेज पर रख दिया। आरव, इसमें तेरे पुराने मिशन का असली फुटेज है, जिसमें तू उस ऑपरेशन का हिस्सा था जहां मुझे गोली लगी थी और तूने मुझे वहीं छोड़ दिया था। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन अनाया की हालत देखकर वो कुछ बोल ना पाया। वो धीरे धीरे होश में आ रही थी, उसकी आंखों में डर और उलझन थी। अनाया, आर्यन, क्या ये सच है? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब देने से पहले जेहान ने बीच में कहा। जेहान, मत पूछ अनाया, सच कभी कभी इतना गंदा होता है कि सुनने वाला हमेशा के लिए बदल जाता है। तभी बाहर से गोलियों की आवाज गूंजी। नील दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, हाथ में बंदूक और पीछे रूहाना, लेकिन उसके कंधे पर गहरी चोट थी। नील, खेल खत्म जेहान। लेकिन जेहान के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की मुस्कान थी। जेहान, नहीं, अब असली खेल शुरू होगा। गोदाम में अचानक गोलियों की गूंज भर गई। नील ने कवर लेकर फायर करना शुरू किया, लेकिन जेहान ने पहले ही दोनों किनारों पर अपने आदमियों को तैनात कर रखा था। दीवारों पर गोलियों के निशान पड़ते ही धूल और चिंगारियां उड़ने लगी। आर्यन ने तुरंत अनाया को पकड़कर एक लोहे के कंटेनर के पीछे खींच लिया। आर्यन, तू ठीक है? अनाया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी आर्यन से जवाब मांग रही थी। दूसरी तरफ आरव ने एक टेबल पलटकर कवर ले लिया, लेकिन उसकी बंदूक का निशाना सिर्फ अपने भाई पर था। आरव, चिल्लाकर, आज तू सच से नहीं भाग पाएगा। आर्यन ने वापस गोली चलाई, लेकिन सिर्फ इतना कि आरव झुक जाए। आर्यन, अगर तुझे जवाब चाहिए तो पहले यहां से जिंदा निकलना होगा। तभी जेहान ने बीच में एक ग्रेनेड फेंका। तेज धमाके के साथ पूरा हॉल धुएं और मलबे से भर गया। दृश्यता लगभग खत्म, सिर्फ परछाइयां और फायर की चमकें नजर आ रही थी। इस अफरा तफरी में नील ने रूहाना को संभालते हुए बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन रूहाना ने मना कर दिया। रूहाना, मैं आर्यन को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। धुएं के बीच से जेहान की आवाज आई। जेहान, जिसे भी जवाब चाहिए वो मेरा पीछा करे, वरना हमेशा अंधेरे में जिए। उसकी परछाई एक पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई और तुरंत बाद आरव भी उसी तरफ दौड़ा। आर्यन ने अनाया को नील के हवाले किया और कहा, उसे लेकर बाहर जाओ, मैं ये खत्म करूंगा। जैसे ही आर्यन ने उस दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसने देखा सड़क पर सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर सीट पर आरव बैठा था। दरवाजा खुला, जैसे उसे चैलेंज दे रहा हो। आरव, बैठ और चल, सच का सफर शुरू करते हैं। आर्यन बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी रात के अंधेरे में गायब हो गई।
गाड़ी सुनसान हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। रात का आसमान काला था, बस हेडलाइट्स की पीली रोशनी सड़क को चीर रही थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसका ध्यान बार बार आरव पर जा रहा था। स्टीयरिंग पकड़ते हुए भी उसकी आंखें एक पल के लिए भी ठंडी नजर से नहीं हट रही थी। आर्यन, कहाँ ले जा रहा है मुझे? आरव, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। आरव ने डैशबोर्ड से एक पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला और प्ले दबाया। उसमें हल्की खड़खड़ाहट के बाद एक आवाज आई। वो आवाज आर्यन की थी। रिकॉर्डिंग में, आर्यन, टारगेट को खत्म करना जरूरी है। अगर बीच में कोई भी आ गया तो उसे भी हटा देना। आर्यन की आंखें फैल गई। फिर वो बोला, आर्यन, ये एडिटेड है, ये सच नहीं है। आरव हल्का सा मुस्कुराया, तो चल खुद देख ले असली फुटेज। गाड़ी एक पुराने मिलिट्री बेस के खंडहर पर आकर रुकी। जंग लगे गेट को धक्का देकर आरव अंदर गया और आर्यन भी पीछे पीछे। अंदर एक पुराना प्रोजेक्टर रखा था, जिसके पास एक धूल भरा मेटल बॉक्स पड़ा था। आरव ने बॉक्स से एक पुराना हार्ड ड्राइव निकाला और प्रोजेक्टर से जोड़ा। स्क्रीन पर धुंधली सी वीडियो चली। रात का एक ऑपरेशन, चारों तरफ फायरिंग, और बीच में आर्यन और आरव एक ही मिशन पर थे। लेकिन फिर एक विस्फोट। आरव जमीन पर गिरा, घायल, और वीडियो में साफ दिखा कि आर्यन ने उसकी तरफ देखने के बाद मुड़कर दूसरी दिशा में दौड़ लगा दी। वीडियो खत्म होते ही चुप्पी छा गई। आर्यन के होंठ कांप रहे थे। आर्यन, मैंने तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा था, मैं मदद लेने गया था। आरव की आंखें भीगी थी, लेकिन उनमें गुस्सा ज्यादा था। आरव, और जब लौटा तो सब खत्म हो चुका था। मुझे लगा तूने अपने मिशन के लिए मुझे बेच दिया। तभी बाहर से कार के टायरों की चीख सुनाई दी। जेहान की एसयूवी धूल उड़ाती हुई बेस के गेट के पास आकर रुकी। वो बाहर उतरा, हाथ में एक छोटा रिमोट था। जेहान, अच्छा है तुम दोनों साथ हो, अब मेरा असली गेम शुरू हो सकता है। जेहान एसयूवी से उतरा। उसके हाथ में पकड़ा छोटा रिमोट काले प्लास्टिक का था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि ये खिलौना नहीं है। जेहान, तुम दोनों सोच रहे हो कि ये रिमोट किसी बम का है ना? गलत। ये तुम दोनों की जिंदगियों का कंट्रोल है। आर्यन और आरव एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के हथियार अब भी निकले हुए थे, लेकिन निशाना जेहान पर था। आरव, क्या चाहिए तुझे? जेहान, बस एक खेल। उसने जेब से एक छोटा सा स्क्रीन वाला डिवाइस निकाला। स्क्रीन पर लाइव फुटेज दिख रहा था। अनाया, नील और रूहाना एक अलग कमरे में बंधे हुए थे, और छत से एक भारी स्टील का क्रेट चेन से लटक रहा था। जेहान, इस क्रेट को गिरने में बस 5 मिनट लगेंगे, और चाबी सिर्फ एक है। उसने रिमोट हिलाया। ये चाबी मेरे पास है, लेकिन मैं इसे किसी एक को ही दूंगा। आर्यन, किसे? जेहान, जो भी इस बेस से बाहर निकलकर मेरे ट्रक तक पहले पहुंचेगा। और हाँ, तुम्हें साथ जाने की इजाजत नहीं है। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। आर्यन और आरव दोनों जानते थे, अगर एक गया तो दूसरा शायद पीछे रहकर मर जाएगा। आरव ने धीमे स्वर में कहा, आरव, तू अनाया को बचा, मैं इसे रोकूंगा। आर्यन चौंक गया। क्या? अब मुझ पर भरोसा है? आरव, अभी नहीं, लेकिन शायद आज के बाद हो जाए। जेहान ने घड़ी देखी। 4 मिनट, शुरू करो। आर्यन दौड़ते हुए बाहर निकला, जबकि पीछे आरव और जेहान के बीच गोलियों की गूंज बेस की दीवारों में टकरा रही थी। जैसे ही आर्यन ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा ट्रक के बोनट पर एक और आदमी खड़ा था, हाथ में चाकू, और उसकी आंखों में साफ था कि यह जेहान का सबसे खतरनाक आदमी है। ट्रक के बोनट पर खड़ा वो आदमी काले टैक्टिकल गियर में चाकू को ऐसे घुमा रहा था जैसे वो उसके हाथ का हिस्सा हो। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए आर्यन को देख रही थीं। तू ही है आर्यन, जेहान का सबसे पसंदीदा टारगेट? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ दौड़ पड़ा। पहला वार आया। चाकू की धार ने आर्यन के जैकेट को चीरते हुए हल्का कट लगा दिया। दूसरा वार आर्यन ने अपने फोरआर्म से ब्लॉक किया। दर्द से दांत भींचते हुए उसने मुट्ठी घुमाई और उस आदमी को बोनट से धक्का दिया। लेकिन वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब उसकी चाल और भी तेज थी। आर्यन को एहसास हो चुका था, ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं, ये टाइम का खेल है। घड़ी में बस 2 मिनट बचे थे। वो आदमी चाकू घुमाता हुआ आर्यन पर झपटा, लेकिन इस बार आर्यन ने साइड स्टेप लिया, उसके हाथ को मोड़कर चाकू गिराया और उसी चाकू को उसकी जांघ में घुसा दिया। आदमी दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन ने ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर वही मेटल केस रखा था जिसमें रिमोट था। उसने केस खोला, लेकिन रिमोट की जगह एक टाइम बम टिक टिक कर रहा था। आर्यन की आंखें फैल गईं। ये तो बस एक चाल थी।
तभी उसके ईयरपीस में आरिफ आवाज आई, आर्यन, जेहान के पास दूसरा रिमोट है, वो छत पर है। आर्यन बिना समय गवाए वापस बेस की तरफ दौड़ा। हर सेकंड उसकी धड़कन तेज हो रही थी। 1 मिनट बचा था और उसे छत तक पहुंचना था। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा, उसने देखा जेहान छत के किनारे खड़ा था, हाथ में रिमोट और नीचे स्टील का क्रेट अब हिलने लगा था। आ जाओ हीरो, बचा ले जिसे बचाना है। तेज हवा छत पर शोर मचा रही थी। नीचे स्टील का क्रेट चेन से हिल रहा था और अनाया, नील और रूहाना की आंखों में डर साफ था। घड़ी में सिर्फ 45 सेकंड बाकी थे। जेहान ने रिमोट को हवा में लहराया। जेहान, एक गलत कदम और सब खत्म। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें सिर्फ रिमोट पर थीं। आर्यन, खेल खत्म जेहान, ये तेरी आखिरी चाल थी। जेहान हंस पड़ा, फिर अचानक अपने कोट से एक हैंडगन निकाली और फायर कर दिया। गोलियां आर्यन के पास की छत की रेलिंग को चीरती हुई निकलीं। आर्यन कवर में झुक गया, लेकिन समय भाग रहा था। आर्यन, सोचते हुए, अगर मैं रुक गया तो सब मर जाएंगे। वो अचानक कवर से बाहर निकला, जेहान की तरफ सीधा भागा। जेहान ने गोली चलाई, लेकिन आर्यन ने रोल करते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रिमोट बार बार उनके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर रहा था। नीचे घड़ी की टिक टिक और तेज हो गई। 20 सेकंड। आर्यन ने एक जोरदार मुक्का मारा, जेहान का संतुलन बिगड़ा और रिमोट फर्श पर लुढ़कते हुए किनारे के पास आ गया। आर्यन झपटा और आखिरी सेकंड में रिमोट पकड़ लिया। उसने बटन दबाया। नीचे लटकता हुआ क्रेट रुक गया। चेन हिलना बंद हो गई। अनाया की आंखों में राहत के आंसू आ गए। जेहान अब भी छत के किनारे पर खड़ा था, चेहरा गुस्से से लाल। जेहान, ये खेल खत्म नहीं हुआ आर्यन, अभी तो असली बाजी बाकी है। वो पीछे हटा और छत से कूद गया। नीचे खड़ी एक बाइक पर लैंड करते हुए धूल उड़ाता चला गया। आर्यन रेल पकड़कर नीचे देख रहा था। जेहान अंधेरे में गायब हो चुका था, लेकिन अब उसे पता था ये आखिरी मुलाकात नहीं थी। क्रेट रुकने के बाद बेस के अंदर एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। अनाया, नील और रूहाना को आजाद कर दिया गया, लेकिन उनकी सांसों की रफ्तार अब भी तेज थी। आर्यन छत से नीचे उतरा और सीधा आरव के सामने खड़ा हो गया। दोनों की आंखों में थकान, चोट और एक अनकही बात थी। आर्यन, अगर तू न होता तो शायद मैं टाइम पर रिमोट तक नहीं पहुंच पाता। आरव, और अगर तू न होता तो मैं जेहान को रोक नहीं पाता। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर आरव ने धीमे से कहा, शायद अब वक्त है हम दोनों मिलकर इसे खत्म करें। नील ने पास आकर कहा, नील, जेहान अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरा नेटवर्क है, हथियार, पैसे, लोग। अगर हमें उसे गिराना है तो प्लान बड़े लेवल का बनाना होगा। रूहाना ने भी हामी भरी, लेकिन उसकी नजरें बस आर्यन पर थीं, जैसे वो समझना चाहती हो कि क्या अब आर्यन का भरोसा पूरी तरह वापस आ गया है। अनाया ने कदम बढ़ाया, उसका चेहरा गंभीर था। अनाया, एक बात याद रखना, जेहान सिर्फ हमें मारना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम एक दूसरे पर शक करें। अगर हम फिर से बिखर गए तो वो जीत जाएगा। आर्यन ने सबकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन, तो तय हुआ, हम अब सिर्फ साथ खेलेंगे। आरव, नील और अनाया ने भी हाथ उस पर रखा। चारों के हाथों में मजबूती थी, जैसे उन्होंने मौत को चैलेंज दे दिया हो। लेकिन दूर किसी अंधेरी जगह पर जेहान एक स्क्रीन के सामने बैठा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और स्क्रीन पर आर्यन, आरव की तस्वीरें थीं। जेहान, साथ आओ ताकि मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर सकूं। बेस से बाहर आने के बाद सब एक पुरानी गोदाम में इकट्ठा हुए। टेबल पर फैला हुआ नक्शा, कुछ लैपटॉप और दीवार पर चिपकी तस्वीरें। जेहान का नेटवर्क जैसे किसी मकड़ी का जाल था, हर धागा किसी नए खतरे से जुड़ा हुआ। नील, ये देखो, ये उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है, कोड नेम घोस्ट। तस्वीर में एक लंबा मास्क पहने आदमी था, जिसकी पहचान किसी को नहीं पता थी। आरव, तो पहले इसे ढूंढते हैं, जेहान तक पहुंचने का शॉर्टकट यही है। रूहाना ने लैपटॉप पर कुछ टाइप किया। रूहाना, घोस्ट का सिग्नल कल रात ट्रैक हुआ था, शहर के पुराने डॉक्स के पास, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है, हर जगह उसके लोग हैं। आर्यन ने नक्शे पर उंगली रखी। आर्यन, हम 3 टीम में बटेंगे। नील, तू बैकअप रहेगा
आरव और मैं अलग अलग रास्तों से अंदर घुसेंगे। रूहाना, तू रिमोट कैमरों से हमें गाइड करेगी। अनाया ने एक छोटा ट्रैकर टेबल पर रखा। अनाया, अगर घोस्ट हाथ लगा तो इसको उसके कपड़ों में लगाना, ये हमें सीधे उसके ठिकाने पर ले जाएगा। रात होते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। पुरानी डॉक्स पर सन्नाटा था। सिर्फ लहरों की आवाज और कहीं कहीं टूटी फूटी लाइट्स टिमटिम आ रही थीं। आर्यन कंटेनरों के बीच से आगे बढ़ा, जबकि आरव दूसरी तरफ से शैडो में सरक रहा था। तभी ईयरपीस में रूहाना की आवाज आई। रूहाना, सावधान, तुम्हारे ठीक आगे मूवमेंट है। आर्यन ने झांका। वो था घोस्ट, लंबा, काले कपड़ों में, और उसकी चाल जैसे वो इंसान नहीं कोई शिकारी हो। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। घोस्ट, हाँ बॉस, मैं उन्हें यहीं खत्म कर दूंगा। आर्यन ने इशारा किया और आरव भी धीरे धीरे पास आ गया। लेकिन जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाने वाले थे, घोस्ट ने अचानक सर घुमाया। उसकी आंखें सीधे उनकी दिशा में। घोस्ट, तुम सोचते थे मैं शिकार हूं? वो हंसा और चारों तरफ से भारी हथियारों वाले लोग बाहर निकल आए। घोस्ट की आवाज अभी गूंज ही रही थी कि चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कंटेनरों की दीवारों पर गोलियों के निशान चमकने लगे। आर्यन और आरव ने तुरंत कवर लिया। आर्यन, हम घिरे हुए हैं, लेकिन बाहर निकलना ही होगा। आरव, और ट्रैकर भी लगाना है। रूहाना की आवाज ईयरपीस में आई। दाईं तरफ एक पुराना क्रेन है, वहां से ऊपर चढ़कर तुम उन्हें फ्लैंक कर सकते हो। आरव ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और धुएं की आड़ में दोनों अलग अलग दिशा में भागे। आर्यन ने एक गार्ड को नॉकआउट किया, उसका हथियार उठाया और बाकी पर फायर किया। दूसरी तरफ आरव ने चुपचाप घोस्ट के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन घोस्ट जैसे उसकी हर चाल पढ़ रहा था। वो मुड़ा, आरव का हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। घोस्ट, तुम दोनों में हिम्मत है, लेकिन अक्ल नहीं। उसने चाकू निकाला, लेकिन तभी आर्यन पीछे से आ गया। दोनों भाइयों ने मिलकर उस पर हमला किया। मुक्के, किक्स, हर वार तेज और जानलेवा। एक मौके पर आर्यन ने अनाया का दिया हुआ ट्रैकर अपनी हथेली में छुपा लिया। जैसे ही घोस्ट ने अरब को धक्का दिया, आर्यन ने उसके कोट के अंदर ट्रैकर चिपका दिया। लेकिन घोस्ट भी खाली हाथ जाने वाला नहीं था। उसने स्मोक बॉम्ब फेंका और धुएं में गायब हो गया, पीछे बस ट्रैकर का हल्का सा सिग्नल छोड़ते हुए। टीम बेस पर वापस पहुंची। रूहाना ने सिस्टम खोला। स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग डॉट दिखा। रूहाना, ये रहा, घोस्ट सीधा जेहान के मेन हब की तरफ जा रहा है। आर्यन की आंखों में एक ठंडी चमक थी। आर्यन, तो अब शिकारी हम हैं। रात के 11:30 बजे बेस की स्क्रीन पर ट्रैकर का डॉट लगातार आगे बढ़ रहा था। घोस्ट की गाड़ी शहर के बाहरी इलाके की सुनसान सड़क पर थी। नील ने कहा, ये तो सीधे इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जा रहा है। रूहाना ने कहा, वहाँ पुरानी फैक्ट्रियां हैं जो सालों से बंद पड़ी हैं, पर सैटेलाइट इमेज में एक फैक्ट्री में लाइट्स ऑन हैं। आर्यन ने अपनी जैकेट पहनी। तो वही है जेहान का मेन हब, आरव ने कहा, और आज हम उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। टीम 2 गाड़ियों में निकली। हवा ठंडी थी, सड़कें सुनसान। करीब आधे घंटे बाद वो फैक्ट्री नजर आई। ऊंची दीवारें, गार्ड टावर्स और हर कोने पर कैमरे। नील ने दूर से बाइनोक्यूलर से देखा। कम से कम 20 गार्ड हैं। सीधे अंदर जाना मतलब खुदकुशी। अनाया ने मुस्कुराकर एक छोटा ड्रोन निकाला। ड्रोन फैक्ट्री की दीवार के ऊपर से उड़ता हुआ अंदर चला गया। कैमरा स्क्रीन पर दिखा। अंदर मशीनरी, हथियारों के क्रेट्स और बीच में एक बड़ा डिजिटल मैप जिस पर कई लोकेशंस मार्क थे। रूहाना की आवाज कांप गई। रूहाना, ये तो हमारे बेस, हमारे घर और हमारे पुराने ऑपरेशंस की लोकेशंस हैं। आयरन ने कहा, मतलब जेहान सिर्फ हमें मारना नहीं चाहता, वो हमारे पूरे नेटवर्क को मिटाने की तैयारी कर रहा है। तभी कैमरे ने घोस्ट को कैप्चर किया। वो जेहान के सामने खड़ा था। जेहान के हाथ में एक फाइल थी जिसमें किसी की तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स थे। जेहान ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें नहीं देख सकता? अचानक फैक्ट्री की लाइट्स और तेज हो गई और बाहर सायरन बज उठा। स्पीकर पर जेहान की ठंडी आवाज आई, स्वागत है मेरे शिकारी, अब देखो असली शिकार कौन है। सायरन की आवाज गूंज रही थी। फैक्ट्री के गेट खुल गए और दर्जनों हथियारबंद गार्ड बाहर निकल आए। आर्यन ने ईयरपीस में कहा, सब कवर लो, पीछे हटो, सीधा दीवार की तरफ। नील ने स्मोक लॉन्चर से पूरा एरिया ढक दिया, लेकिन गोलियों की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रूहाना गाड़ी के पास कवर लेकर चिल्लाई, अगर हम यहीं रुके रहे तो खत्म हो जाएंगे। तभी दूर से एक तेज मोटरसाइकिल की आवाज आई। धुएं के बीच से एक काली बाइक निकली और उस पर बैठा शख्स दोनों हाथों में सब मशीन गन चला रहा था। गार्ड एक एक करके गिरने लगे। आरव ने हैरानी से कहा, ये तो करण है।
करण, टीम का पुराना ऑपरेटिव जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, उसने बाइक स्लाइड करके रोकी, हेलमेट उतारा और मुस्कुराया। मुझे मिस किया? करण ने आर्यन को एक थ्रोइंग डिवाइस दिया। ये वॉल क्रैकर है, इससे 5 सेकंड में दीवार में रास्ता बन जाएगा। आर्यन ने डिवाइस दीवार पर लगाया और धमाके सा कंक्रीट टूट गया। सब लोग भागते हुए बाहर निकले, गाड़ियों में कूदे और तेजी से फैक्ट्री से दूर चले गए। कुछ किलोमीटर बाद एक सुनसान जगह पर सबने गाड़ियां रोकी। आर्यन ने करण की तरफ देखा। तू जिंदा कैसे बचा? करण ने गहरी सांस ली। कहानी लंबी है, लेकिन इतना समझ लो, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक जेहान का खेल खत्म नहीं कर देता। रूहाना ने स्क्रीन पर देखा। ट्रैकर अब भी घोस्ट पर लगा हुआ था, लेकिन उसकी लोकेशन बदल रही थी, सीधे पहाड़ों के बीच किसी अज्ञात जगह की तरफ। आर्यन ने धीरे से कहा, शायद यही उनका आखिरी अड्डा है। सुबह की पहली किरणों के साथ टीम ने सफर शुरू किया। गाड़ियां पहाड़ी रास्तों पर थीं, तंग मोड़, नीचे गहरी खाई और ऊपर घने बादल। नील ट्रैकर की स्क्रीन देख रहा था। नील, घोस्ट की लोकेशन लगातार मूव कर रही है, लेकिन अब उसकी स्पीड कम है। शायद वो पहाड़ के अंदर किसी सुरंग में जा रहा है। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आरव, ये इलाका मुझे याद आ रहा है। बचपन में हम यहाँ आए थे, पापा के साथ। आर्यन ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। करीब 1 घंटे बाद रास्ते में एक टूटा फूटा पुल आया। नील ने कहा, ये पुल गाड़ी से पार करना रिस्क है, हमें पैदल जाना पड़ेगा। टीम ने हथियार उठाए और धीरे धीरे पुल पार करने लगी। नीचे से बहती नदी की गर्जना कानों में गूंज रही थी। अचानक दूसरी तरफ से कुछ लोग निकल आए, पुराने हथियार, लेकिन चेहरे पर वही क्रूरता। आगे खड़ा था एक जाना पहचाना चेहरा, रवि, जो महीनों पहले जेहान का पहला जाल बनकर उनकी टीम को फंसा चुका था। रवि, सोचा था मैं खत्म हो गया? नहीं, जेहान ने मुझे बचाया और अब मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। उसके इशारे पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। आर्यन और करण ने जवाबी फायर किया, लेकिन पुल पर फंसे होने की वजह से कवर कम था। तभी रवि ने हंसते हुए एक बटन दबाया। पुल का आधा हिस्सा धमाके से टूट गया। रूहाना ने चीखते हुए नील का हाथ पकड़ा, वरना वो नीचे गिर जाता। आर्यन ने जल्दी से स्मोक ग्रेनेड फेंका और टीम को वापस खींचा। सब लोग पीछे हटते हुए मुश्किल से अपनी गाड़ियों तक पहुंचे। गाड़ी में बैठते हुए आर्यन ने दांत भींचकर कहा, आर्यन, जेहान को पता है हम आ रहे हैं और अब वो हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा। वो चाहता है कि हम अंदर आएं। करण ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तो हम अंदर जाएंगे, लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं। गाड़ियां धूल उड़ाती हुई एक सुनसान मोड़ पर रुकीं। करण ने अपने तरीके से रवि को काबू में कर लिया था। हथकड़ी लगी, मुंह पर कपड़ा और आंखों में वही डर जो किसी शिकारी के जाल में फंसने के बाद आता है। आर्यन उसके सामने झुका। आर्यन, तेरे पास 2 रास्ते हैं, बोल और जिंदा रहे या चुप रहे और यहां दफन हो जा। रवि ने थूका, फिर ठंडी हंसी हंसा। तुम सोचते हो नक्शा पाकर सब बदल जाएगा? वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। करण ने उसकी जेब टटोली और एक छोटा पुराना पेपर मैप निकाला। मैप पर पहाड़ों के बीच एक गोल निशान बना था, जिसके ऊपर लिखा था R13। नील ने हैरानी से कहा, R13, ये तो वो कोड है जो हमने पहली बार जेहान की फाइलों में देखा था। रूहाना ने मैप के पीछे लिखा नोट पढ़ा, द्वार खुलते ही अतीत का सच सामने आएगा। आरव का चेहरा सख्त हो गया। आरव, अतीत का सच मतलब ये जगह सिर्फ अड्डा नहीं, कुछ और है। रवि ने धीरे से कहा, वहां वो चीज है जिसे पाने के लिए जेहान ने तुम सबकी जिंदगी बर्बाद की। आर्यन ने उसकी कॉलर पकड़ी। आर्यन, क्या चीज? रवि मुस्कुराया, तुम दोनों के पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग। ये सुनते ही माहौल जम गया। आर्यन और आरव के चेहरे पर एक साथ गुस्सा और सदमा था। करण ने रवि को पीछे धकेला, तो अब हमारे पास 2 कारण हैं वहां जाने के, जेहान को खत्म करना और अतीत का सच जानना। रूहाना ने मैप को मोड़कर बैग में रखा, लेकिन याद रखना, R13 में सिर्फ जेहान का जाल नहीं होगा, वहां वो सच भी होगा जो शायद हमें तोड़ दे। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, तो टूटेंगे, लेकिन उसके बाद जेहान भी टूटेगा। टीम ने सुबह सुबह गाड़ियों में सफर शुरू किया। R13 तक जाने का रास्ता सीधा नहीं था। पहाड़ों के बीच पतली, टूटी सड़कों पर, जहां एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पत्थरों से लटकते खतरे। करीब 2 घंटे बाद मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और ऊपर से बर्फ गिरने लगी।
नील ने जीपीएस पर देखा। नील, अजीब है, सिग्नल कट रहा है। मैप कहता है हम एक डेड एंड पर हैं, लेकिन आगे साफ रास्ता दिख रहा है। आर्यन ने ब्रेक मारा। ये डेड एंड नहीं, जाल है। जैसे ही टीम ने गाड़ियां रोकी, ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ। बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आने लगे। सब लोग चिल्लाते हुए कवर में भागे। करण ने चिल्लाया, करण, ये नेचुरल लैंडस्लाइड नहीं, किसी ने ट्रिगर किया है। अचानक हवा में एक हल्की ठंडी आवाज गूंजी, तुम काफी करीब आ गए हो, लेकिन R13 सिर्फ जगह नहीं, तुम्हारे डर की मंजिल है। टीम ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। आवाज किसी तरह पहाड़ों की गूंज में फैल रही थी। आर्यन, जिहान, बाहर आओ और आमने सामने बात कर। हंसी गूंजी, तुम सोचते हो मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं? नहीं, मैं चाहता हूं तुम अंदर आओ। वहां वो देखो जो तुम्हारी दुनिया तोड़ देगा। इतना कहकर आवाज गायब हो गई, लेकिन पहाड़ में एक छुपा हुआ लोहे का दरवाजा खुला। नील ने हैरानी से कहा, ये रास्ता अभी अभी एक्टिवेट हुआ है। आर्यन ने अपनी बंदूक लोड की। तो चलो देख लेते हैं वो हमें क्या दिखाना चाहता है। लोहे का भारी दरवाजा चढ़-चढ़ की आवाज के साथ खुला। अंदर से ठंडी सीली हवा का झोंका आया, जैसे सालों से ये जगह बंद हो। टीम ने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। दीवारें लोहे और पत्थर का मिश्रण थी, लेकिन हर 10 मीटर पर छोटे छोटे कैमरे लगे थे, चालू हालत में। नील ने कहा, ये जगह पुरानी है, लेकिन कोई इसे मेंटेन कर रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता संकरा होता गया और अचानक एक बड़ा हॉल आ गया। हॉल के बीचों बीच एक गोल प्लेटफॉर्म था और उसके चारों ओर पुराने कंप्यूटर और स्क्रीनें लगी थीं। करण ने एक स्क्रीन ऑन करने की कोशिश की। झिलमिलाहट के बाद स्क्रीन पर एक वीडियो चला। एक आदमी खून से लथपथ, ऑक्सीजन मास्क लगाए किसी कमरे में बंद। नीचे तारीख लिखी थी, 14 अगस्त 15 साल पहले। आरव ने टॉर्च गिरा दी। उसकी आवाज कांप रही थी। ये पापा है। आर्यन आगे बढ़ा, स्क्रीन को छूते हुए। वीडियो में उनके पिता किसी से कह रहे थे, अगर ये मैसेज मेरे बेटों तक पहुंचे तो उन्हें बताना, दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। इसके बाद वीडियो अचानक रुक गया और स्क्रीन पर जिहान का चेहरा आया। जिहान, तुम सच के करीब आ रहे हो, लेकिन याद रखना, सच तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। आर्यन ने गुस्से से स्क्रीन पर मुक्का मारा। तू जो भी खेल खेल रहा है, मैं खत्म करूंगा। तभी हॉल की लाइट्स बंद हो गई और एक तेज अलार्म बजने लगा। रूहाना ने चौंकते हुए कहा, दरवाजा अपने आप लॉक हो रहा है। दीवारों से गैस निकलने लगी और चारों तरफ धुआं फैलने लगा। गैस की गंध तीखी थी। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। नील ने तुरंत अपना मास्क निकाला, लेकिन बाकी के पास सिर्फ कपड़े थे। करण बोला, ये नर्व गैस है, ज्यादा देर यहां रहे तो बेहोश हो जाओगे। उसने जल्दी से एक पैनल खोला और अंदर से मैनुअल ओवरराइड की कोशिश करने लगा। रूहाना ने दीवार के कोने में एक छोटी वेंट ग्रिल देखी। रूहाना ने कहा, यहां से बाहर निकल सकते हैं। सबने मिलकर ग्रिल तोड़ी और एक एक करके वेंट के अंदर घुसने लगे। सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे एक और कमरे में निकल आए, जहां बिजली चालू थी और कई मॉनिटर्स चमक रहे थे। एक स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और पिता की वही रिकॉर्डिंग फिर चली, लेकिन इस बार आगे का हिस्सा भी था। अगर मेरे बेटों ने ये पाया तो जान लो, मेरा कातिल वही है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। और जिहान, वो असली दुश्मन नहीं, बस मोहरा है। आर्यन और आरव के बीच एक ठंडी नजर का आदान प्रदान हुआ। आरव ने कांपते हुए कहा, आरव, ये किसकी बात कर रहे हैं? करण ने मॉनिटर के नीचे रखी एक पुरानी हार्ड ड्राइव उठाई। करण ने कहा, शायद इसका जवाब इसी में हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और स्पीकर से जिहान की आवाज आई, जिहान, तुम जितना अंदर जाओगे, बाहर निकलना उतना मुश्किल होगा। लाइट्स फिर से झपकने लगी और दीवार पर R13 का नक्शा दिखा, जिसमें एक गुप्त मार्ग लाल रंग से चमक रहा था। दीवार पर चमकते नक्शे का लाल रास्ता R13 के सबसे अंदर की तरफ जाता था। आर्यन ने हार्ड ड्राइव बैग में डाली और बोला, अगर ये बाहर निकलने का रास्ता है तो हमें इसे फॉलो करना होगा, लेकिन तैयार रहना, ये जिहान का बनाया हुआ है। रास्ता एक लंबी गीली सुरंग में बदल गया।
टॉर्च की रोशनी में पानी की बूंदें छत से टपक रही थी और कहीं कहीं दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। नील ने धीमे से कहा, "ये जगह जेल जैसी लग रही है।" कुछ ही देर बाद उन्हें एक मोटा सा स्टील का दरवाजा मिला जिसके ऊपर लिखा था सेल 6। अंदर से किसी के खांसने और बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। करण ने दरवाजा खोला। अंदर एक दुबला पतला सफेद बालों वाला आदमी बैठा था जिसकी आंखों में डर और थकान दोनों थे। आरव ने कहा, "तुम यहाँ कब से हो?" आदमी ने कांपती आवाज में कहा, "15 साल, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पापा क्यों मारे गए।" टीम के सब लोग सन्न रह गए। आर्यन उसके पास गया। "आर्यन, तुम कौन हो?" वो हौले से मुस्कुराया। "कैदी, मैं तुम्हारे पापा का आखिरी साथी था और उनका सबसे बड़ा गुनाह था सच जानना।" उसने अपनी जेब से एक पुराना टूटा हुआ पेन ड्राइव निकाला। कैदी ने कहा, "इसमें वो नाम है जिसने तुम्हारे पापा को धोखा दिया।" रूहाना ने पेन ड्राइव लेते हुए पूछा, "रूहाना, नाम कौन सा?" आदमी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक गोली की आवाज आई। कैदी के माथे पर खून का धब्बा और वो जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज के बाद सबने तुरंत पोजीशन ले ली। आर्यन ने टॉर्च दीवार की तरफ घुमाई। सुरंग के छोर पर एक परछाई तेजी से गायब हो रही थी। वो शूटर यहीं अंदर था। करण ने गुस्से में बंदूक लूट की। कोई हमें देख रहा है और चाहता है कि हम नाम न जाने। रूहाना ने पेनड्राइव अपने जैकेट में छुपाई। ये अब हमारी सबसे बड़ी चाबी है, इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। नील ने तुरंत लैपटॉप निकाला और पेनड्राइव लगाई। स्क्रीन पर पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आया, एंटर एक्सेस की। पासवर्ड क्या हो सकता है? नील ने अंदाजे से कुछ ट्राई किए। एक्सेस डिनाइड। तीसरी कोशिश पर स्क्रीन ब्लिंक हुई और अंदर कई फोल्डर्स नजर आए। एक फोल्डर का नाम था शैडो फाइल। जैसे ही उन्होंने खोला, एक फोटो सामने आई। आर्यन और आरव दोनों के चेहरे पर खून उतर गया। तस्वीर में उनके पिता के साथ खड़ा था करण का बड़ा भाई विक्रम। आर्यन ने बोला, "ये कैसे हो सकता है? विक्रम तो हमारे पापा के सबसे भरोसेमंद लोगों में था।" नील ने फाइल में आगे स्क्रॉल किया। वीडियो क्लिप में साफ दिखा विक्रम किसी अंधेरे कमरे में जेहान से हाथ मिला रहा है। तभी सुरंग में फिर से हल्की कदमों की आवाज आई और एक ठंडी मखौल भरी आवाज गूंजी। जेहान ने कहा, "तुम्हें सच मिल गया। अब देखना ये तुम्हें तोड़ता है या जोड़ता है।" पेनड्राइव में विक्रम का सच देखकर माहौल भारी हो गया था। करण का चेहरा पीला पड़ गया। "मेरा भाई पापा की मौत में शामिल? मैं यकीन नहीं कर सकता।" अब यकीन करना ही होगा। विक्रम तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वो अब सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, जेहान का सबसे बड़ा हथियार है। नील ने लैपटॉप पर नक्शा खोला। R13 के बाहर एक पुराना एयरफील्ड दिख रहा था। विक्रम अभी इसी लोकेशन पर है, लेकिन वहां जाने का मतलब है सीधे जेहान के गढ़ में घुसना। टीम ने तय किया कि सुबह होने से पहले निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे सुरंग से बाहर आए, सामने अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, लंबा, काले कोट में और चेहरे पर हल्की मुस्कान। "इतनी मेहनत की, फिर भी सोचते हो मैं तुम्हें जाने दूंगा?" उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द में आत्मविश्वास टपक रहा था। आरव ने बंदूक तानी। "तूने हमारे पापा को मारा?" जेहान हंस पड़ा। "नहीं, मैंने बस खेल शुरू किया था। आखिरी चाल तो तुम्हारे किसी अपने ने चली थी।" इससे पहले कि कोई जवाब दे, जेहान ने जेब से एक रिमोट निकाला और बटन दबाया। दूर से धमाके की आवाज आई। वो सुरंग जिससे वे आए थे मलबे में दब गई। "अब या तो मेरे साथ चलो या यहां मर जाओ।" आर्यन ने बिना हिचक कदम आगे बढ़ाए और कहा, "अगर जाना पड़ा तो सिर्फ तुझे खत्म करने के लिए।" दोनों की आंखों में टकराव था। हवा में बारूद और खतरे की गंध तैर रही थी। धमाके की गूंज अभी भी हवा में थी। धूल और बारूद की गंध फैल चुकी थी। जेहान ने अपनी ठंडी निगाहें आर्यन पर टिका दी। "जेहान, तुम्हें विक्रम चाहिए और मुझे तुम्हारा दिमाग। हम दोनों साथ चलें तो जो चाहे पा सकते हैं।" "आरव, तेरे साथ? ये तो अपने ही गले में फांसी डालने जैसा है।" जेहान ने जेब से एक छोटा चिप निकाला। "जेहान, इसमें वो लोकेशन है जहां विक्रम इस वक्त है और तुम्हारे पापा की मौत की असली फुटेज भी। लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे लैपटॉप का शैडो प्रोग्राम चाहिए।" नील चौंक गया। "नील, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता?" जेहान मुस्कराया। "जेहान, क्योंकि वो प्रोग्राम मेरे ही दिमाग की पैदाइश है।" आर्यन ने आगे बढ़कर जेहान के हाथ से चिप छीन ली। "आर्यन, ये सौदा हम अपने तरीके से करेंगे।" जेहान ने बिना गुस्सा दिखाए कहा। "तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना विक्रम और सच
दोनों हमेशा के लिए खो दोगे। वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। टीम ने तुरंत चिप चलाई। स्क्रीन पर एक नक्शा खुला जिसमें विक्रम का लोकेशन ब्लैक फोर्ट्रेस नाम के इलाके में दिख रहा था। आर्यन, बस यही है हमारा एंड गेम। रूहाना, और शायद यहीं से सब खत्म होगा, या फिर हम खत्म हो जाएंगे। बारिश की बूंदें लोहे की दीवारों पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी जेल का अलार्म बज रहा हो। ब्लैक फोर्ट्रेस काले पत्थरों और स्टील की ऊंची दीवारों से घिरा, चारों तरफ सर्च लाइट्स घूम रही थीं। टीम ने काले कपड़े और नाइट गॉगल्स पहन रखे थे। नील धीरे से बोला, यहां घुसना मतलब खुद मौत को बुलाना। आर्यन, तो आज मौत को ही जवाब देंगे। दीवार के पास पहुंचकर तरण ने ग्रैपलिंग हुक फेंका। एक एक करके सब अंदर कूदे। अंदर का माहौल और भी डरावना था। गार्ड्स की भारी बूटों की आवाज, मशीन गन की झलक और हर कोने में कैमरे। जैसे ही वे एक गलीनुमा रास्ते से गुजरे, अचानक सामने एक भारी दरवाजा खुला। अंदर से निकला विक्रम। वही चेहरा, लेकिन अब आंखों में ठंडापन और होठों पर तिरछी मुस्कान। विक्रम, आखिरकार मिल ही गए। छोटे भाई, करण की आंखें भर आईं। करण, क्यों किया तूने ये सब पापा के साथ, हमारे साथ? विक्रम ने बस इतना कहा। विक्रम, सच सुनने के लिए अभी सही वक्त नहीं। पहले ज़ेहान को खत्म करना होगा। आर्यन ने गुस्से में कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अलार्म बज उठा। ऊपर की बालकनी से ज़ेहान खड़ा देख रहा था और उसके पीछे दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स उतर रहे थे। ज़ेहान, स्वागत है मेरे किले में। अब देखना है कौन बचकर निकलता है। अलार्म की आवाज कान फाड़ रही थी। सर्च लाइट्स एक एक करके टीम पर फोकस कर रही थीं और गार्ड्स चारों तरफ से घेर रहे थे। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, कवर लो। 3 तरफ से गोलियां चलने लगीं, चिंगारियां हवा में उड़ रही थी। रूहाना ने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका जिससे एक पल के लिए सबकी नजर धुंधली हो गई। नील और करण दीवार के पीछे कवर लेकर आगे बढ़े, लेकिन तभी ऊपर से विक्रम की आवाज आई। मैंने कहा था पहले ज़ेहान को खत्म करना है, लेकिन शायद तुम में हिम्मत नहीं। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाया, या शायद तू खुद ही उसके साथ मिला हुआ है। ज़ेहान मुस्कुराया, फिर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। सही कहा आर्यन, हम दोनों शुरू से साथ हैं। करण की सांसें थम गईं। करण, नहीं, ये झूठ है। ज़ेहान ने जेब से एक पुराना पेनड्राइव निकाला और स्क्रीन पर फुटेज चला दी। पापा एक लैब में थे और उनके पीछे विक्रम खड़ा था, बंदूक ताने। माफ करना पापा, लेकिन तुम्हारा मिशन अब मेरा है। एक गोली चली और सब काला हो गया। करण जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और बदले की आग थी। आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी विक्रम ने एक बटन दबाया। नीचे का फ्लोर खुला और टीम गहरे अंधेरे में गिरती चली गई। टीम का शरीर लोहे की जाली पर जोर से आकर गिरा। ऊपर से एक एक करके स्टील के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरा गहरा होता गया। फिर अचानक लाल लाइटें जल उठीं और उनके सामने एक विशाल ग्लास चेंबर था जिसमें अनगिनत सर्वर, अजीब मशीनें और एक धड़कते दिल जैसा लाल कोर चमक रहा था। रूहाना ने कहा, ये क्या है? नील ने कहा, ये R13 का सेंट्रल AI है। अचानक कमरे में विक्रम और ज़ेहान की आवाज गूंजी। यहीं से सब कंट्रोल होता है, सरकार, फौज, डेटा, यहां तक कि तुम्हारे शहर की सांसें भी। और आज ये सब हमारे कब्जे में होगा। आर्यन ने चारों तरफ देखा। फर्श में बिजली के केबल, छत से लटकते ड्रोन और किनारों पर हथियार बंद रोबोट तैयार खड़े थे। आर्यन ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं ये मशीन तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। ज़ेहान ने हल्की हंसी के साथ हाथ उठाया। तुरंत रोबोट एक्टिव हो गए। उनकी आंखों में लाल लाइट जलने लगी। फर्श में कंपन हुआ और भारी गोलीबारी शुरू हो गई। करण ने कहा, कवर लो। रूहाना ने एक EMP डिवाइस निकाली और एक्टिवेट कर दी। कुछ रोबोट वहीं ठप हो गए, लेकिन बाकी और तेजी से बढ़ने लगे। लड़ाई के बीच में नील को सर्वर कोर में खुला पोर्ट दिखा। नील ने कहा, अगर मैं इसे ओवरराइड कर दूं तो पूरा सिस्टम फट सकता है। आर्यन ने कहा, तो फटने दो। ज़ेहान गुस्से में चिल्लाया, अगर R13 गया तो तुम्हारा शहर भी राख हो जाएगा। आर्यन और ज़ेहान आमने सामने खड़े हैं। दोनों के हथियार एक दूसरे की तरफ तने हुए हैं।
करीब ही विक्रम खड़ा है, उसकी उंगली डेड मैन स्विच पर है, जो R13 को फटने से रोक रहा है या शायद सब कुछ उड़ाने के लिए तैयार है। कमरे में लाल लाइट्स टिमटिमा रही थी और हवा में बिजली की गंध भर गई थी। आर्यन और जेहान आमने सामने हथियार ताने हुए। करीब ही विक्रम का अंगूठा डेडमैन स्विच पर टिका था। एक गलत हरकत और R13 के साथ पूरा शहर उड़ सकता था। जेहान ने कहा, एक बार सोच ले आर्यन, मेरे साथ मिलकर तू इस दुनिया का मालिक बन सकता है। आर्यन ने कहा, और तेरे जैसा राक्षस भी। अचानक विक्रम बोला, विक्रम, जो भी करना है जल्दी कर, मैं थक गया हूं। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। नील ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर मैं अभी EMP का दूसरा फेज एक्टिव कर दूं तो R13 बंद हो जाएगा, लेकिन शायद हम सब भी नहीं बचेंगे। आर्यन ने बिना हिचके कहा, कर दे। जैसे ही नील ने बटन दबाया, एक कान फाड़ने वाली गूंज कमरे में भर गई। रोबोट गिरने लगे, स्क्रीनें झिलमिलाने लगीं और R13 का लाल कोर बुझने लगा। जेहान गुस्से में आर्यन पर झपटा, दोनों जमीन पर गिर पड़े, मुक्कों की बरसात होने लगी। करीब ही विक्रम ने स्विच छोड़ दिया। एक धमाका हुआ, दीवारों में दरारें पड़ गईं और आग और धुएं ने सब ढक लिया। धुंध में बस एक हाथ नजर आया, आर्यन का, जो नील और रूहाना को बाहर खींच रहा था। विक्रम का कोई निशान नहीं था और जेहान भी धुएं में गायब हो चुका था। बाहर ब्लैक फोर्ट्रेस खंडर बन चुका था। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। कहानी खत्म नहीं हुई, वो जिंदा है। कैमरा दूर जाता है और मलबे के नीचे एक लाल लाइट फिर से टिमटिमाती है। R13 अभी भी चालू। और यहाँ सीजन 1 खत्म।